हरे कृष्णा। देखो आईटीसी का टॉपिक पढ़ रहे हैं और से कहते हैं तो अभी भी आईटीसी का ही पढ़ना है। अब आईटीसी में बचा क्या, सब तो पढ़ डाला है। कब आईटीसी मिलना है, कैसे होना है, कैसे नहीं, सारी चीजें तो पढ़ ली है। तो फिर बचा क्या, जरा समझते हैं बचा क्या। आईटीसी में कुछ स्पेशल केसेस बचे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आज तक आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे, क्योंकि आपका टर्नओवर आपने पढ़ा है ना कंपोजिशन स्कीम में 1.5 करोड़ या उससे कम था पिछले साल का, या उन 8 स्टेट में हो तो 75 लाख या उससे कम था, और आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा था। क्या आपको आज आईटीसी मिलता होगा? जो भी सामान आप खरीदते होंगे, रॉ मटेरियल वगैरह, कैपिटल गुड्स वगैरह, आईटीसी मिलता होगा? आंसर इज नो। लेकिन क्या हुआ, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर निकल गया। अब आप जानते हो जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर निकल गया, या 75 लाख एज द केस में भी, वैसे ही आपने कंपोजिशन स्कीम में पढ़ा था कि आपके लिए कंपोजिशन स्कीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे और आपको किसमें शिफ्ट होना पड़ेगा? नॉर्मल स्कीम। जैसे ही नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट होना पड़ेगा, अब बिल ऑफ सप्लाई तो काटोगे नहीं, अब क्या काटोगे? जो भी माल बेचोगे, टैक्स इनवॉइस। तो व्हाट अबाउट आईटीसी? भाई आज जब हम नॉर्मल स्कीम में स्विच हो गए, तो हो सकता है मेरे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ हो, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह बचा हो जो मैंने तब खरीदा था जब मैं कंपोजिशन स्कीम में था, और तब तो मेरे को आईटीसी मिला नहीं था क्योंकि मैं कंपोजिशन में था। आज वो स्टॉक बचा हुआ है, अगर मैं बेचूंगा उसको एज इट इज या फिनिश प्रोडक्ट बना के, जो भी मैं करता हूं, मैं भी मैन्युफैक्चरर हूं, ट्रेडर हूं, बेचूंगा, तो आप कहेंगे हमको टैक्स चाहिए, टैक्स इनवॉइस काटेंगे, तो आईटीसी मिलेगा कि नहीं? लॉ मेकर कहते हैं नहीं सर आप परेशान ना होइए, हम आईटीसी भी उस पर दे देंगे। यानी अगर आप कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट हुए, तो पहले के आईटीसी का क्या होगा? सेक्शन 18 बताएगा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा बताएगा। और क्या हो सकता है, और स्पेशल केसेस समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी तक आप जो प्रोडक्ट बना के बेचते थे वो एग्जेम्प्ट था। क्या था? सरकार ने, लेट से हम ये पेन बना के बेचते थे और गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन ला रखी थी जिसमें ये पेन एग्जेम्प्ट कर रखा था, इस पे जीएसटी नहीं लगता था। अब पेन एग्जेम्प्ट था तो आपको पता है हम इसके लिए जो भी सामान खरीदते थे, क्या उसका आईटीसी हम बुक कर सकते हैं? नहीं, आपने पढ़ा एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला। लेकिन एक बार क्या हुआ, अचानक से गवर्नमेंट ने उसकी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली। भाई एग्जेम्पशन देने की उनके पास पावर है तो वापस लेने की तो है। तो उन्होंने क्या किया, मान लीजिए एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली। जैसे विड्रॉ कर ली वैसे ये पेन क्या हुआ, टैक्सेबल हो गया। अब पेन वैसे ही टैक्सेबल हो गया। अब बात आती है साहब, जिस समय एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विड्रॉ हुई उस समय जो इनपुट्स बचे हुए थे उनका क्या होगा? क्योंकि उनपे तो अभी तक आईटीसी हमने लिया नहीं था, क्योंकि हम पहले तो एग्जेम्प्ट में थे, तो हम जब भी रॉ मटेरियल खरीदते थे बिल में जीएसटी तो लग के आता था, लेकिन हम आईटीसी नहीं लेते थे क्योंकि हम उससे जो बना रहे थे वो चीज एग्जेम्प्ट थी। आज क्या होगा, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा सर एक बात बताओ, इसके बाद जो चीज खरीदेंगे, जैसे हम टैक्सेबल कैटेगरी में आ गए, इसके बाद जब रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो उस पर तो कोई दो राय है ही नहीं, उस पर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उस पर तो कभी टेंशन है ही नहीं। सवाल है पहले वालों का क्या होगा। या और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं। क्यों नहीं है सर? अनरजिस्टर्ड हूं। क्यों सर अनरजिस्टर्ड क्यों है? मेरे मेरे को रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं है। लेट्स से मैं उस थ्रेशोल्ड लिमिट से, जो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है 40 लाख, किसी के लिए 20 लाख, किसी के लिए 10 लाख, उससे नीचे हूं, मेरा टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं। जब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो सामान जब खरीदता हूं, टैक्स इनवॉइस तो आती है, भाई सामने वाला बंदा थोड़ी ना हो सकता है कि वो ना रजिस्टर्ड, वो भी हो सकता है रजिस्टर्ड हो। वो रजिस्टर्ड है, वो टैक्स इनवॉइस काटता है, बिल में जीएसटी लगाता है। मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, क्या मैं आईटीसी बुक करता हूं? आंसर इज नो। मैं जब माल बेचता हूं क्या टैक्स इनवॉइस काटता हूं? नहीं, मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं। लेकिन क्या हुआ, मेरी ना अचानक से मैंने देखा साल के बीच में कहीं पे भी मेरी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ गई। मान लो मेरे लिए टर्नओवर 40 लाख की लिमिट थी और मेरा भगवान की इस बार इतनी दया रही, इस बार मेरा टर्नओवर मान लो 40 लाख से एक्सीड कर गया। जैसे ही 40 लाख से एक्सीड किया, अब मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ये सब रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, आईटीसी के बाद वही टेकअप करूंगा। अब भैया हमको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अब सवाल आता है, हम रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जीएसटी तो देना है, जैसे ही हम लायबल हुए, पहले का जो स्टॉक था, स्टॉक समझते हो ना मेरी बात को? स्टॉक का मतलब जो सामान खरीदा था और अभी तक बिका नहीं था, वो स्टॉक। पहले का जो स्टॉक था उसके आईटीसी का क्या होगा? क्योंकि जब हमने उस समय खरीदा था तब आईटीसी हमने बुक नहीं किया था, रीजन बीइंग हम अनरजिस्टर्ड थे। बट आज हम रजिस्टर्ड हो गए। आज जब हम वो सामान बेचेंगे, गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए, आउटपुट सप्लाई पे जीएसटी चाहिए, तो क्या हमको आईटीसी देगी गवर्नमेंट के? हाथ देंगे।
तो ऐसे केसेस सेक्शन 18 डील करता है। स्पेशल केसेस में कैसे आईटीसी मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा देखते हैं क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल केसेस। सेक्शन 18 क्या बता रहा है? सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 क्या कहता हुआ? सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे प्रिस्क्राइब। और ये सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1 में 4 केसेस पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला केस, उसमें सर क्या लिखा है? कुछ हेडिंग्स हैं। पर्सन कौन एलिजिबल है, गुड्स एंटाइटल्ड एज ऑन और कंडीशन। पढ़ के समझाता हूं। सबसे पहला क्या लिखा है? पर्सन एलिजिबल। किसकी बात करें? पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन within 30 days from the date on which he become liable to registration and has been granted such registration। क्या बोल रहे हैं? कह रहा है ऐसा व्यक्ति, हम लोग किसकी बात करें? एक एक केस में अलग अलग बातें करेंगे। पहले केस में क्या बात कर रहे हैं? ऐसा व्यक्ति जिसकी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ गई। क्यों आ गई लाइबिलिटी? लेट से उसका टर्नओवर वगैरह एक्सीड करे किसी भी कारण से, अब वो रजिस्ट्रेशन के लाइबल है। और उस व्यक्ति ने जब रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आई तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया और रजिस्ट्रेशन मिल भी गया। लॉ मेकर ना हमें समय देता है। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुए तो विद इन 30 डेज आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की डाल सकते हैं। ठीक है ना? तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुआ और उसके 30 दिनों के अंदर अंदर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन मिल भी गया। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होगा? बगल में देखते हैं। गुड्स एंटाइटल्ड एज ऑन। क्या कर सकता है वो व्यक्ति? ही कैन क्लेम आईटीसी। ओहो, आईटीसी मिल जाएगा। सर किसकी बात करें? किस पे मिल जाएगा सर? ऑन इनपुट्स, रॉ मटेरियल वगैरह, या ट्रेडिंग करते हैं तो जो सामान खरीदते हैं बेचते हैं, ऑन इनपुट्स। सर किस फॉर्म में वो इनपुट्स रखे हो? हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स as on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax। बात कम समझ में आई? मैं आपको समझाता हूं, मेरी तरफ देखना ध्यान से। एक नॉर्मल पेन ले लेते हैं। ये पेन है, मैं ये पेन बनाता हूं और अभी तक मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, ना ही मेरी कोई लाइबिलिटी थी रजिस्ट्रेशन की। तो मैं जब भी ये पेन बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल खरीदता था, इंक वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, उसमें बिल में जीएसटी लग के आता था, लेकिन मैं उसका आईटीसी नहीं लेता था। रीजन मैं अनरजिस्टर्ड था। मेरा टर्नओवर इस साल, मान लो इस साल में कोई भी डेट मान लेते हैं, लेट्स से 9 दिसंबर, मेरे बर्थडे की डेट में ले लेता हूं 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को मेरा टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ब्रीच हो गया, रजिस्ट्रेशन लिमिट से ऊपर चला गया। 9 दिसंबर को मैंने देखा यार मेरा टर्नओवर, लेट्स से मेरे लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी 40 लाख की, तो अभी तक मेरा कभी भी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर था नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था। इस बार मैंने देखा यार कि यार भगवान की दया बड़ा अच्छा सेल हो रही है, और 9 दिसंबर देखा कि यार 40 लाख हो गया, यानी 40 लाख से एक्सीड कर। जैसे ही 40 लाख से एक्सीड हुआ, नाउ आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया 30 दिनों के अंदर अंदर। 9 दिसंबर के बाद अगले 30 दिनों के विद इन अप्लाई भी कर दिया और रजिस्ट्रेशन मिल भी गया। अब बात क्या है, ध्यान से सुनना। जब रजिस्ट्रेशन मिल गया, उसके बाद तो जो भी हम सामान खरीदेंगे, चाहे इनपुट्स, चाहे कैपिटल गुड्स, चाहे इनपुट सर्विसेज, उस पे तो आईटीसी कोई मना नहीं कर रहा, उस पे तो पूरा आईटीसी मिलेगा। बात ये थी कि साहब जो पहले के इनपुट्स रखे हैं उनका क्या होगा? तो लॉ मेकर कह रहा है सर देखो, आपने ना सर 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया। हमने कहा सर अप्लाई भी कर दिया, रजिस्ट्रेशन मिल गया। कह रहा सर आप किस दिन लाइबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए? हमने कहा 9 दिसंबर मेरा ब्रीच हो गई थी, 9 दिसंबर लाइबल हुए थे। कह रहा सर एक काम करना, 8 दिसंबर को, हमने कहा 9 दिसंबर लाइबल हुए थे, कह रही बुरी बात तो सुनो, 8 दिसंबर को आपके पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हो इनपुट्स का, उस पे जो आईटीसी बनता हो, जो अभी तक आपने नहीं लिया था, वो आप बुक कर लेना। जो भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था काहे का? इनपुट्स का। हमने कहा जो कैपिटल गुड्स भी रखे थे, मशीन भी रखी थी, उस पे भी नहीं लिया था, कुछ सर्विसेज भी कह रहा उन सब पे नहीं। किस पे? इनपुट्स पे। हमने कहा अच्छा ठीक है, इनपुट्स पे ले लेंगे। 8 दिसंबर को जो स्टॉक पड़ा था, हमने सर 8 दिसंबर को जब हमने अपना स्टॉक चेक किया इनपुट्स का, तो मेरी वो इनपुट्स ना 3 फॉर्म में पड़े थे। कह रहा 3 फॉर्म मतलब? हमने कहा सर कुछ ना रॉ मटेरियल के फॉर्म में पड़े थे, कुछ इंक वगैरह ड्रम में रखी हुई थी एज इट इज रॉ मटेरियल के फॉर्म में, कुछ इंक वगैरह पाइपलाइन में सामान था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कुछ मशीन वगैरह में पड़ी थी जो पेन बनने के लिए पड़ी थी, अभी पेन पूरा बन नहीं पाया था, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। हमने कहा और कुछ इंक ऐसी थी जो पूरा कंप्लीटेड पेन रखे थे उसमें रखी थी।
भाई स्टॉक तो हमारे यहां तीन तरीके का, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। तीनों में इंक है, हमने इंक तो खरीद के तीनों में यूज करी ना। रॉ मटेरियल वाली एज इट इज दिखाई दे रही है, जो फिनिश गुड्स इसके अंदर इंक तो पड़ी है ना साहब। हमने सर किस पे बुक करें? कह रहा साहब जो भी तुम्हारे पास स्टॉक रखा है, चाहे वो रॉ मटेरियल का, चाहे वो डब्ल्यूआईपी का, चाहे वो फिनिश गुड्स का, उसमें निकाल लेना टोटल कितनी इंक यूज हुई है, और उस इंक पे जितना आईटीसी बनता है वो बुक कर लेना। जितना आईटीसी बनता है वो क्या कर लेना, बुक कर लेना। हमने कहा सर थैंक यू सो मच, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी 9 दिसंबर को जैसे मैं लाइबल हुआ, 8 दिसंबर को जो भी मेरे पास स्टॉक था, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, 8 दिसंबर को जो भी स्टॉक था इनपुट्स का, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डब्ल्यूआईपी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड, हम तीनों पे बुक कर लेंगे। सर एक बात बताओ, 9 दिसंबर जैसे ही आप लाइबल हुए, अब आप जब बिल काटोगे तो टैक्स इनवॉइस काटनी पड़ेगी ना, आउटपुट पे जीएसटी देना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, आउटपुट पे जीएसटी देना पड़ेगा 9 दिसंबर से ही। सर भले ही रजिस्ट्रेशन आपने 15 दिसंबर के लिए अप्लाई किया हो। हमने कहा बात कुछ कम जा रही। कह रहे सर अभी आपने बताया कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होते हैं उसके 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी दी हुई है कि 30 दिन का हमें समय दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम अप्लाई करेंगे तब से जीएसटी देना है। जीएसटी तो उसी दिन से देना शुरू हो गया जैसे ही मेरी वो थ्रेशोल्ड लिमिट ब्रीच हो गई और रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गए। यानी 9 दिसंबर से अब मैं टैक्स इनवॉइस काटना शुरू कर दूंगा। सर उसमें फिर अपना जीएसटी नंबर क्या लिखोगे? भी तो जीएसटी मिला ही नहीं आपको, तो उसमें लिख दूंगा अप्लाइड फॉर, बाद में जब मिलेगा तो उस इनवॉइस रिवाइज करवा दूंगा। यानी 9 दिसंबर से अब जो भी मैं सामान बेच रहा हूं उस पर जीएसटी लगा रहा हूं, उस पर जीएसटी सरकार को चाहिए। और 9 दिसंबर से ही मैं जो भी खरीदूंगा, अभी जो भी खरीदूंगा उस पर आईटीसी मैं बिल्कुल बुक करूंगा। कोई टेंशन की बात ही नहीं है सर, आईटीसी मिलेगा 9 दिसंबर से। अब जो भी खरीद रहा हूं मैं उस पर मैं आईटीसी बुक करता रहूंगा। किस पे सर? इनपुट्स पे कि कैपिटल गुड्स पे कि इनपुट सर्विसेज पे? 9 दिसंबर से तो मैं तीनों पे बुक करूंगा। 9 से पहले वाली बात 8 दिसंबर को जो मेरे पास रखा था इनपुट्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी या फिनिश, उस पे मिलेगा। पहले से जो कैपिटल गुड्स खरीद के रखे थे उन पे मना है। जो पहले से सर्विस लेके बैठे हुए हैं उस पे कंज्यूम हो गई। तो हम क्या करें, सर्विस वैसे भी स्टॉक में कहां दिखती है? कभी देखिए सर्विस रखी हुई है हमारे पास ड्रम में? नहीं ना। हाँ, तो इनपुट्स पे हम आपको दे देंगे। फिर से एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है, और भी इसमें बातें समझाऊंगा। पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन एंड हैज बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन, और बंदे को रजिस्ट्रेशन मिल भी गया, ही कैन क्लेम आईटीसी। आईटीसी ले लेगा ऑन इनपुट्स जो कैसे रखे, हेल्ड मतलब स्टॉक के तौर पे रखे, हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ, कैसे? या तो ऐसा रॉ मटेरियल ही रखे होंगे, वो इंक ड्रम में रखी होगी, या डब्ल्यूआईपी मशीन में होगी, या इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स, कुछ पेन बना के हमने रखे हुए हैं स्टॉक में जो पड़े भी बिके नहीं है। तो इनपुट्स हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। सर किस दिन के इनपुट की बात कर रहे हो सर? एज ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले की बाद में, पहले कौन से डेट से पहले? फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स, जिस दिन तुम टैक्स देने के लिए लाइबल हुए, यानी जिस दिन तुम रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुए उससे जस्ट एक दिन पहले स्टॉक। अच्छा, जब स्टॉक बोल रहा है और कुछ नहीं बता रहा है लॉ मेकर की क्लोजिंग स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक, तो हमेशा हम कौन सा मानेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। यानी उससे जस्ट एक दिन पहले 8 दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक था, या यूं बोल लो कि 9 दिसंबर का ओपनिंग स्टॉक, जिस दिन लाइबल है उस दिन का ओपनिंग, बट ओपनिंग लॉ मेकर ने लिखा नहीं, उससे एक दिन पहले का स्टॉक मतलब 8 दिसंबर का क्लोजिंग, मतलब एक ही है कि उससे जस्ट एक दिन पहले जो भी तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक था। ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे केवल इनपुट्स लिखे हैं, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज जो पहले से खरीदी हुई हैं उन पे आपको ना आईटीसी मिला था और ना उन पे मिलेगा। हाँ, बाद में कोई खरीदोगे तो आपको मिल जाएगा। सर कुछ कंडीशन आपने लिखी हुई है, ये क्या? ये बाद में पढ़ाता हूं, पहले एक एग्जाम्पल देख ले। एग्जाम्पल देखते, बहुत ध्यान से देखना। मिस्टर बी बिकम लाइबल टू पे टैक्स, मिल गया ना आपको? मिस्टर बी बिकम लाइबल टू पे टैक्स, कब लाइबल हुए टैक्स पे करने के लिए? ऑन 1 अगस्त, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुए समझिए 1 अगस्त को, एंड हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन ऑन 17 अगस्त। पहले हमको बताओ 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल गया, यस और नो? 30 दिन के अंदर अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन ले लिया, है ना? हाँ सर ले लिया। ऐसे में क्या होगा आप बताओ, 17 अगस्त से एक दिन पहले का स्टॉक देखना है कि 1 अगस्त से एक दिन पहले का? ठीक है, जिस दिन लाइबल हुए तो बिल्कुल ठीक है, यानी 1 अगस्त से जस्ट एक दिन पहले कौन सी तारीख आती है?
31 जुलाई को जो भी इनपुट्स आपके पास रखे थे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स, आप उस पे बुक कर सकते हैं. ही विल हेंस बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी इफेक्टिव 31 जुलाई ऑन इनपुट्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी, एक्सेप्ट ऑन किस पे नहीं मिलेगा. आप समझ गए ना, वो मैंने आपको पहले क्लियर किया. यहां तक किसी की कोई दिक्कत? पक्का. अब एक बात को ध्यान से सुनना. लॉ मेकर कह रहा है सर, मेरी तरफ देखो सभी लोग प्लीज. लॉ मेकर कह रहा है सर, जिस दिन आप लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर उसके 30 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया और रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो जस्ट जिस दिन लाइबल हुए थे उससे एक दिन पहले का जो स्टॉक है आप उस पर आईटीसी बुक कर सकते हैं. ठीक. कह रहा सर लेकिन हमारी एक शर्त है. हमने कहा शर्त क्या है? कह रहा सर वो जो स्टॉक है ना आपका जिसपे आप आईटीसी बुक कर रहे हो, वो 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो. अगर 1 साल से ज्यादा पुराना स्टॉक है तो हम आपको उस पर आईटीसी नहीं देंगे. अब हमने कहा बात कम जा रही है. कह रहा सर एग्जाम्पल्स आपको समझाएंगे. देखो इसी एग्जाम्पल को मान लो 17 अगस्त 1 अगस्त को कंटिन्यू करते हैं. मान लीजिए 1 अगस्त 2000 और डेट मान लेते 23 को मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गया. ईयर मैंने अपने मन से मान लिया. और 17 अगस्त 2023 को तक मैंने रजिस्ट्रेशन ले भी लिया. तो आराम से 30 दिन थे, मैंने जल्दी ले लिया. ठीक है सर. ऐसे में सर आपके पास जो भी इससे जस्ट पहले क्लोजिंग स्टॉक पड़ा, यानी 31 जुलाई 2023 का जो भी इनपुट्स का आपके पास स्टॉक पड़ा है, अब इनपुट्स लिख रहा हूं, आप समझ गए ना, स्टॉक किसमें पड़ा है, इधर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, उसका आप आईटीसी बिल्कुल बुक कर सकते हैं सर. बिल्कुल मना ही नहीं है सर, आईटीसी बुक कर लीजिए. ये भी जो भी आपको 31 जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक है, यहां लिख दे रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक, उसका बुक कर लीजिए. लेकिन सर एक बात ध्यान रखिएगा. हमने कहा सर क्या बात ध्यान रखिए? कह रहा सर 31 जुलाई को आपके पास क्या स्टॉक पड़ा था. हमने कहा सर मान लो ऐसा समझ लेते हैं कि हम पेन बनाते हैं, हमारे पास ना सर एक ना ड्रम में ना, इसमें ना ब्लैक इंक रखी हुई थी, इसका स्टॉक पड़ा हुआ था, है ना. एक ड्रम में सर ना हमारे पास ना ब्लू इंक रखी थी, इसका स्टॉक पड़ा हुआ था. एक ड्रम में ना रेड इंक रखी थी सर, इसका स्टॉक पड़ा हुआ था. कह रहा सर ये तीनों आइटम आपने जो 31 जुलाई जब आप जो कह रहे हो ना, ये अभी अभी खरीदे हैं कि बहुत पुराने, 1 साल से ज्यादा पुराने? हमने कहा नहीं, ब्लैक और ब्लू तो बहुत डिमांड रहती है पेन की, तो ये अभी के ही है, विद इन 1 ईयर खरीदे हुए. लेकिन ये रेड वाला ना सर जो इंक है, ये हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल सर हमने ना ये 2020 में खरीदी थी. कौन से ईयर में खरीदी थी? और अभी पड़ी हुई है स्टॉक में, नहीं बिकी सर. जब जरूरत आती है रेड पेन की तब बना करके बेचते हैं, तो रेड पेन बहुत कम बिकता है सर, तो उसकी इंक सर पड़ी हुई है. हाँ सर हमारे पास बिल है सर 2020 का, कोई टेंशन नहीं सर. लॉमेकर कह रहे नहीं टेंशन की बात है, हम आपको इसका आईटीसी नहीं देंगे. हमने कहा ये क्या बदतमीजी है? कह रहा बदतमीजी मान लो इसको, या जो मानना वो मान लो, कंडीशन पढ़ो. आईटीसी मस्ट बी अवेल्ड कितने टाइम के अंदर अंदर? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर. यानी जिस दिन तुम आईटीसी बुक करने बैठे हो भैया, उस दिन बिल निकालोगे. अगर 1 साल से ज्यादा पुराना बिल है, स्टॉक जो बचा हुआ है वो 1 साल से ज्यादा पुराना हिंदी में, तो उसका आईटीसी तुमको नहीं मिलेगा. क्लियर हो गया? पक्का. तो कभी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन फ्रेम हो और वो कह रहा है ये हमने आइटम खरीदा था इस तारीख को, तो डेट देख लेना कि विद इन 1 ईयर है कि 1 साल से पहले की. कुछ पूछना है किसी को? और अगर सर विद इन 1 ईयर की है तो मिल जाएगा. ठीक है सर. सर एक बात बताओ, पूछो बेटा. सर जैसे आपने कहा कि कोई बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुआ और उसके 30 दिन के अंदर अगर उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो ये बात होगी जिस दिन वो लाइबल हुआ तो उससे जस्ट एक दिन पहले का स्टॉक का आईटीसी ले सकता है. हाँ बेटा. सर मान लो अगर एक बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हुआ, हाँ बेटा, और सर उसने ना 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं किया, हाँ बेटा, तो सर क्या होगा? तो क्या होगा? 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई किया तो जो रजिस्ट्रेशन ना लेने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी पेनल्टीज वगैरह, वो सब तो लगेंगी ही लगेंगे. आईटीसी की पिक्चर समझते हैं, आईटीसी में क्या होगा. देखो भैया, आप मान लो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गए 9 दिसंबर को, मेरे बर्थडे वाले दिन, लेकिन आपने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं किया. आपने अप्लाई किया लेट से फरवरी में, 30 दिन के बाद अप्लाई किया. अब पहली बात, आपको आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये बात कहीं लिखी नहीं यहां पे,
नहीं, यहां लिखी ना, आपको जल्दी कहीं लिखी मिलेगी, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन समझो। आपको जो आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पे करना पड़ेगा वो तो 9 दिसंबर से ही पे करना पड़ेगा, जिस दिन तुम लाइबल हो गए थे। सरकार तो उसी दिन से लेगी, ये नहीं कि तुमने फरवरी में रजिस्ट्रेशन लिया तो फरवरी से लेगी। लेकिन आईटीसी तुमने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, तो आईटीसी तुमको मिलेगा उस डेट से जब तुमको रजिस्ट्रेशन मिला उसके एक दिन पहले से। आप समझिए, आपका नुकसान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन मिला है लेट से 25 फरवरी 2023, 2024 मान लेते हैं। आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गए थे 9 दिसंबर 2023, तो आपको आउटवर्ड पे तो 9 दिसंबर 2023 से जीएसटी देना शुरू करना पड़ेगा, अब जो भी माल बेचेंगे। लेकिन बात करते हैं आईटीसी की। आपको आईटीसी कब मिलेगा सर? जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला है उसके एक दिन पहले का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा 24 फरवरी 2024 उसका मिलेगा। मतलब सर, मतलब ये है बेटा कि 9 दिसंबर 23 से ये जो 24 फरवरी 23 तक जितना भी तुमने माल बेचा है इस पे आउटपुट जीएसटी तो देना पड़ेगा, लेकिन इसका आईटीसी का नुकसान है। और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन ना लेने के पैनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी एप्लीकेबल है। तो भला इसी में कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर 30 दिनों के अंदर कराते तो फायदा क्या है? जैसे 30 दिनों के अंदर, मान लो सेम केस में हम लेते हैं कि 9 दिसंबर को वो लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, और लेट से उसने 25 दिसंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन ले लिया, 25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन ले लिया, नहीं विद इन 30 दिन ले लिया। अब आउटपुट पे जीएसटी तो यहां पे भी 9 दिसंबर से ही देना है आउटवर्ड सप्लाई पे, और आईटीसी 9 दिसंबर से जस्ट पहले जो भी आपके पास स्टॉक रखा था 8 दिसंबर 2023 उसका भी मिल जाएगा, और जो भी सामान तुम 9 दिसंबर से 25 तक खरीदोगे उसका भी मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, दो शर्तें नहीं, दो कंडीशन है। देखो 30 दिन के अंदर अप्लाई भी कर दो और मिल भी जाए, दोनों बातें पूरी होंगी तो ये। और अगर 30 दिन के अंदर तुमने अप्लाई कर दिया मिला नहीं तो मानेंगे तुम मिला नहीं है, फिर ये वाला कॉन्सिक्वेंस होगा जो रेड से लिखा है। ब्लू वाला जो पेन से लिखा है वो तभी होगा जब तुमने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई भी कर दिया और मिल भी गया। तो अप्लाई करने का मतलब है आपने रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई किया, ऑफिसर ने चेक किया, उसको सब कुछ सही लगा, या उसने अगर आपसे कोई और डॉक्यूमेंट मांगे तो आपने दे दिया, 30 दिन के अंदर ले लिया। ऐसा नहीं कि हमने अप्लाई कर दिया डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगाए, पड़ा हुआ रजिस्ट्रेशन, अप्लाई एज वेल एज मिल जाए। देखो दोनों बातें यहां लिखी थी, यहां पूरी बात अगर पढ़े तो लिखा था पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन व्हिच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन एंड हैज बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन एंड वर्ड यूज है। 30 दिन के अंदर आपने अप्लाई भी कर दिया, 30 दिन के अंदर मिल भी जाए, तो फिर आपको जिस दिन लाइबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस दिन लाइबल हुए थे उससे जस्ट एक दिन पहले का जो स्टॉक है उसका आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, यानी इन शॉर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं मिला आपको 30 दिन के अंदर, या तो अप्लाई नहीं किया, जो भी हुआ, तो फिर आपको जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसके जस्ट एक दिन पहले का जो स्टॉक होगा उस पर आप आईटीसी बुक कर सकते हैं। लेकिन देना इन दोनों ही सूरतों में, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, देना आपको आउटपुट सप्लाई पे जीएसटी तभी से पड़ जाएगा जैसे ही आप लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए। उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद से जीएसटी देना, ऐसा नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, अब बताओ कोई डाउट आपको ऐसा दिख रहा है? आपको एक छोटा सा पॉइंट देखने में लग रहा है लेकिन समझने में कितनी बारीकियां हैं इसके अंदर। सेम तरीके से अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो आपके पास जो स्टॉक रखा होगा उस समय पे, जितना गुड्स आपके पास रखे हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब आप ब्रिक्स खरीदते रहते हो, ब्रिक्स खरीदते रहते हो, खरीदते रहते हो, आप रजिस्टर्ड नहीं थे, आईटीसी नहीं मिल रहा था, जैसे रजिस्ट्रेशन के लायबल हो गए उससे जस्ट एक दिन पहले कितना स्टॉक रखा है वो देख लेंगे, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? कह रहे हैं फिर सर एक डाउट आया है महिमा का, तो सर जीएसटीआर 2B में सिर्फ इनपुट्स का आईटीसी शो होगा या फिर कैपिटल एसेट? जीएसटीआर 2B में तो सब दिख रहा होगा, वो तो तभी दिख रहा होगा जब हमने सामान खरीदा। बात समझने की कोशिश करिए, जब जब हम सामान खरीद रहे थे, भले ही हम क्या कहते हैं आपका पहले की बात है, तो वो सब दिख रहा था। तो लेकिन सवाल ये आता है हम उसी का बुक कर सकते हैं जिसके लिए हम एलिजिबल हैं। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? सर ये तो एक केस हुआ, और कौन कौन से स्पेशल केसेस हो सकते हैं? अगला केस चले ना, अगला किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं, दिखेगा आपको 2B में कुछ भी, लेकिन मिलेगा वही जो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। सेकंड पॉइंट,
person who is not liable to register but obtains voluntary registration under section 25 subsection 3. क्या मतलब है, बात समझिएगा. कुछ लोगों को शौक होता है कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारने का, और कुछ लोगों को कुल्हाड़ी में कूदने का भी शौक होता है. मतलब ऐसा बंदा जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई भी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं थी, वो छोटा व्यापारी था, थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर नहीं था, लेकिन वो अपनी मर्जी से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है. तो पहला सवाल तो ये उठता है, क्या करा सकता है? बिल्कुल. जीएसटी में एक सेक्शन 25 का सबसेक्शन 3 है जो ऐसे लोगों को जगह देता है कि हाँ, अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो मनाही नहीं है, डिपार्टमेंट खुली बाहों से आपका स्वागत कर रहा है, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक दो बातें और. रजिस्ट्रेशन अगर लेते हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि यहां 30 दिन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. जैसे ऊपर वाले में तो जब आप लाइबल है उसके 30 दिन के अंदर अंदर लेना है, या तो लाइबल कभी हुआ ही नहीं. मान लो एक इंसान है, लाइबल कभी हुआ ही नहीं, तो जब अगर लेना हो ले, ना लेना हो ना ले. ऐसे में 30 दिन तो हम देखेंगे नहीं कहीं से. तो ऐसे में जब भी उसने रजिस्ट्रेशन लिया, जब भी उसने रजिस्ट्रेशन लिया, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उससे जस्ट एक दिन पहले का जो स्टॉक होगा उस पे उसको आईटीसी मिल जाएगा. जब भी उसने रजिस्ट्रेशन लिया. मतलब सर भाई वो लाइबल तो कभी हुआ ही नहीं, अब उसने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, लेट से, ध्यान सुनना, लाइबल हुआ ही नहीं, लेकिन उसको मन किया कि काम करके देखते हैं जरा रजिस्ट्रेशन लेके, उसने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 23 को, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन मिला मान लेते हैं 15 दिसंबर 23 को, या आप आगे की भी डेट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं विदिन 30 दिन. अब ऐसे में पहली बात सुनिएगा, जो भी वो आउटपुट सप्लाई किया करेगा 15 दिसंबर 23 से उस पे जीएसटी चाहिए, 9 से नहीं चाहिए. अप्लाई उसने 9 को किया, 9 से गवर्नमेंट को आउटपुट सप्लाई पे जीएसटी नहीं चाहिए. क्यों 9 पे से क्यों नहीं चाहिए सर? ऊपर वाले में तो चाहिए था. यहां पे वो लाइबल तो हुआ ही नहीं ना, रजिस्ट्रेशन का लाइबल नहीं था, हमने अप्लाई कर दिया, तो जब मिला यहां से सर क्या हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा सेल पे? हमने तो सर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, अभी तो हम थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है, थ्रेशोल्ड लिमिट तो अभी बनी 15 दिसंबर भी एक्सीड नहीं हो रही. नहीं, एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तुमने, अब थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं, अब तुम कुल्हाड़ी में कूद गए हो. अब तुम सेल करोगे तो टैक्सेबल इनवॉइस काटो, जीएसटी कलेक्ट करो कस्टमर से और उसको जमा करो. मतलब अब तुम नॉर्मल जैसे बाकी लोग होते हैं ना रजिस्टर्ड, वैसे हो तुम. तो 15 दिसंबर से जो भी तुम माल बेचोगे उस पर जीएसटी चाहिए. और सर फिर आईटीसी किस पे मिलेगा? 15 दिसंबर से जस्ट पहले. जस्ट पहले कौन सी डेट आएगी? 14 दिसंबर को जो भी क्लोजिंग स्टॉक रखा होगा ना तुम्हारे पास, किसका? इनपुट्स का, कैपिटल गुड्स का नहीं, किसका? इनपुट्स का. चाहे वो डब्ल्यूआईपी के फॉर्म में, चाहे वो फिनिश गुड्स के फॉर्म में, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में, हम आपको दे देंगे ना सर, क्या टेंशन है सर. यानी पढ़ के देखते हैं, पर्सन हु इज नॉट लाइबल टू रजिस्टर पर से बट ऑब्टेन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, he can claim ITC on imports held in the form of raw material, WIP, finished goods as on the day immediately preceding the date of registration. जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन मिला उसको, उससे जस्ट एक दिन पहले, जिस दिन ऐसे लोगों को आउटपुट पे भी जीएसटी जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला तब से देना होता है, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला उससे एक दिन पहले जो भी इनपुट्स तुम्हारे पास रखे थे रॉ मटेरियल के फॉर्म में, फिनिश गुड्स के फॉर्म में, डब्ल्यूआईपी के फॉर्म में, उसका तुम आईटीसी ले सकते हैं. यहां तक बात समझ में आ गई? ITC must be availed within 1 year from the date of issue of tax invoice by the supplier. कंडीशन सेम मिलेगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट पढ़ेंगे. एक साल वाला फंडा सेम है. एक साल वाला फंडा मतलब बिल आपका जो है एक साल से ज्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए. अगर एक साल ज्यादा पुराना बिल है तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा. सर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं. मिस्टर जेड ने अप्लाई किया फॉर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन. कब अप्लाई किया सर? 1 सितंबर को. एंड इज ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन ऑन 9 सितंबर. आगे मत पढ़ना, आप बताओ कौन से आईटीसी मिलेगा, किस दिन का क्लोजिंग स्टॉक? बिल्कुल ठीक है, 8 सितंबर. ही विल हेंस बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी इफेक्टिव 8 सितंबर ऑन इनपुट्स, दैट इज रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, किसी भी फॉर्म में हो, एक्सेप्ट ऑन कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा. सर 9 दिसंबर या उसके बाद जो सामान खरीदेंगे, 9 दिसंबर या उसके बाद जो भी खरीदे उस पे मिलेगा, चाहे इनपुट्स हो, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे इनपुट सर्विस हो, उस पे तो मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. चला गया दिमाग के अंदर? पक्का? कोई टेंशन किसी को? कोई डाउट नहीं? टफ है टॉपिक? टफ है? इजी है? क्या है? बहुत इजी सा टॉपिक है. टफ है?
कौन बोला टफ है? टफ लग रहा है? क्या चीज टफ लग रही है तो बताओ, उसको हम समझा देते, जो ना समझ में हम बता दो, एक और समझा देंगे। हैं? क्या क्या समझ में आ जाता है, याद करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, उसके लिए क्या करो मैं बताऊं आपको, बस घर पे जाकर के ना रोज के रोज जितना पढ़ाते हैं ना, उसको तुरंत रिवाइज कर लिया करो। 2 से 4 बार याद करने ना बैठो, रीड करो समझ समझ के। 2 से 4 बार अगर आंखों के सामने से गुजर गया ना, तो फिर आपको याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली लेके चलूं। मैं भी समझ रहा हूं कि इतना भयानक करिकुलम है, सब कुछ रटने बैठेंगे कि तो फिर रट भी नहीं पाएंगे और इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना आ जाएगा, एग्जाम्पल वाइज क्वेश्चन आएगा। तो अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो हमको दिमाग में बैठ जाएगा और काम भी जाएगा। बस करना क्या पड़ेगा, घर पे 2-4 बार रीड कर लो। तो एक तो आज जाते ही कर लिया करो घर पे, और फिर 2-3 दिन में जब जब टाइम मिले तो बस रीड करते रहो, बिना टेंशन के आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है? देखो, एग्जाम में अच्छे अच्छों को अपनी नानी याद आ जाती है, आपने कहावत सुनी है? तो आपको प्रोविजन नहीं याद आएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? अगर पढ़ के जाएंगे सब याद आ जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। लगता है स्टूडेंट लाइफ में ना, अपने दिमाग में लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं, याद नहीं रहता हमको। सब याद है आपको, आपकी कोई याददाश्त नहीं गई है, आपको सब याद है। हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। याद उसको नहीं रहता जो पढ़ ही नहीं रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और इस टेंशन में ना पढ़ो कि मैं याद रहेगा कि नहीं। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है, बढ़िया होमवर्क करके गए हो, तो आपका मैच अच्छा ही होने वाला है, आप अच्छा एग्जाम दोगे, आप टेंशन उसकी ना लिया करो। ठीक है? ओके जी, ओके। सर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है भैया? देखो भैया, मैं समझाता हूं आपको क्या है। मान लो एक बंदा कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड था, अभी समझाया भी था आज की क्लास में शुरुआत में, और कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड था, तो जाहिर सी बात है उसको आईटीसी नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर उसका टर्नओवर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से, जो कंपोजिशन के लिए ना 1.5 करोड़ या उन 8 स्टेट्स में 75 लाख, उससे ज्यादा एक्सीड हो गया। उससे ज्यादा एक्सीड हो गया तो तुरंत तुम सेक्शन 9 में आ गए, मतलब तुम सेक्शन 10 से बाहर हो गए, कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गए। और जैसे ही कंपोजिशन स्कीम से बाहर हुए, अब तुम बिल ऑफ सप्लाई तो काटोगे नहीं, क्या काटोगे? टैक्स इनवॉइस। और टैक्स इनवॉइस काटोगे, कस्टमर से टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हो। सवाल आता है क्या तुमको आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा, पहले अभी तक तो मिल नहीं रहा था, अब मिल जाएगा। तो सवाल आता है, जब हम रेगुलर स्कीम में आए, उससे जस्ट एक दिन पहले जो हमारे पास स्टॉक रखा था, जो हमारे पास स्टॉक रखा था, चाहे इनपुट्स का चाहे कैपिटल गुड्स का, पहले और सेकंड पॉइंट में कैपिटल गुड्स नहीं थे। ऐसा नहीं कि मैं लिखना भूल गया था, है ही नहीं। पहले और सेकंड पॉइंट में केवल क्या थे? इनपुट। यहां पे कैपिटल गुड्स के लिए भी लॉ मेकर दिलदार है। तो चाहे आपके पास इनपुट का स्टॉक हो चाहे कैपिटल गुड्स का हो, किस दिन का? जिस दिन तुम रेगुलर स्कीम में आ गए ना, कंपोजिशन से बाहर होकर रेगुलर में आ गए, उससे जस्ट एक दिन पहले का जो तुम्हारे पास इनपुट्स का स्टॉक था, चाहे रॉ मटेरियल के फॉर्म में, चाहे डब्ल्यूआईपी के फॉर्म में, चाहे फिनिश गुड्स के फॉर्म में, और जो तुम्हारे पास कैपिटल गुड्स मशीन वगैरह रखी थी, हम इन दोनों का तुमको आईटीसी दे देंगे, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। वो भी समझाऊंगा, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। रजिस्टर्ड पर्सन हु सीजेस टू बी अंडर कंपोजिशन लेवी। सीजेस का मतलब समझते हो? खत्म। ठीक है ना? तो कंपोजिशन लेवी बंद हो गई एंड स्विचेस टू रेगुलर स्कीम। क्या कर सकते हैं? ही कैन क्लेम आईटीसी ऑन इनपुट्स हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एज ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम व्हिच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। जिस दिन तुम रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करने के लिए लायबल हुए हो, उससे जस्ट एक दिन पहले जो भी इनपुट्स तुम्हारे पास रखे थे या जो भी कैपिटल गुड्स तुम्हारे पास रखे थे, हम दोनों पे तुमको देने के लिए तैयार है। शर्त यहां पे भी लेकिन वही है, बाकी एक जो कॉमन शॉर्ट चल रही है वो चारों में चलेगी। कौन सी वाली? कि वो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। अगर 1 साल से ज्यादा पुराने हैं तो हम उस पर आईटीसी आपको नहीं देंगे। सर हाँ बेटा, सर कुछ और भी तो लिखा आपने, ये क्या लिखा है सर? ये तो बताओ, ये क्या 5% लिखा है? मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझो फिर इसको पढ़ेंगे। देखो इधर समझो। लॉ मेकर कह रहा है साहब, नहीं मशीन हो सकती है 1 साल से ज्यादा पहले की खरीदी हुई है। कैपिटल गुड्स मींस मशीन हो सकता है 1 साल से ज्यादा पहले खरीदी थी, हम लाइबल हुए रजिस्ट्रेशन के, मतलब नॉर्मल स्कीम में आए आज, पहले की मशीन है तो उसकी नहीं मिलेगा। मशीन जिंदा है, मशीन काम कर रही है। या मान लो हमने एसी, एसी भी कैपिटल गुड्स हो गए, ठीक है ना? एसी खरीदा था पहले, 1 साल से पहले, आज हम नॉर्मल स्कीम में आ गए, लेकिन अगर वो एसी 1 साल से ज्यादा पुराना है, चल तो रहा है, ठंडी हवा भी दे रहा है, लॉ मेकर ये नहीं कह रहा कि फेंक दो उसको, कह रहा लेकिन उसमें हम आईटीसी ना तब दिया था ना अब देंगे। हम देंगे उसी पे ही जो अभी विद इन 1 ईयर खरीदे गए इनपुट्स होंगे या कैपिटल गुड्स होंगे। जिसकी भी इनवॉइसिंग 1 साल से ज्यादा पुरानी है, उस पर आपको आईटीसी तब भी नहीं दिया था। तब क्यों नहीं दिया था और आज क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 1 साल से ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखते हैं आप क्या बताएंगे। मान लो एक बंदा है,
जो 9 दिसंबर, ठीक है मैं जानबूझ के डेट लेता हूं आपको मेरा बर्थडे याद रहे, 9 दिसंबर 2023, 9 दिसंबर 2023 को कंपोजिशन से बाहर आके किस में आ गया, नॉर्मल में आ गया। कौन सी स्कीम में आ गया, नॉर्मल स्कीम में आ गया। ऐसे में लॉ मेकर कह रहा है कि सर आपके पास एज ऑन 8 दिसंबर 2023 के शाम को यानी रात में क्लोजिंग स्टॉक जो भी इनपुट्स रखे हों इनका आईटीसी सर आप बुक कर लेना, जो भी कैपिटल गुड्स रखे हों इनका भी आईटीसी सर आप बुक कर लेना। लेकिन शर्त वही चल रही, वो शर्त मैं नहीं लिख रहा हूं कि 1 साल से ज्यादा पुराने ना हो। मान लो कोई इनपुट्स ऐसे हैं या कोई कैपिटल गुड्स ऐसे हैं जो 1 साल से ज्यादा पुराने, उनका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने कहा हाँ सर विद इन 1 ईयर वाले बुक कर लेंगे। कह रहा सर एक बात और दिमाग में रखना। हमने कहा बताओ बेटा। कह रहा सर ये जो इनपुट्स रखे हैं, जो आपके पास इंक वगैरह रखी है, इस पे तो आप आईटीसी निकाल लो कि कितनी रखी है, उस पर कितना आईटीसी बनता है। तो हमने कहा मान लो हमने उस पर निकाला कि हमारा 2000 रुपए का आईटीसी बनता है, तो कह रहा ये बुक कर लेना। हमने कहा ठीक। कह रहा सर लेकिन कैपिटल गुड्स के बारे में एक बात सुनो सर। हमने कहा बताओ सर बताओ। कह रहा मान लो सर आपने एक मशीन खरीदी थी, कैपिटल गुड्स खरीदा था, और कब खरीदा था, मान लो परचेज की एक डेट एज्यूम कर लेते हैं। कह रहा मान लो सर आपने खरीदा था एक डेट क्या मान ले, लेट्स से हमने खरीदा था 1 जनवरी 2023 को। कब खरीदा था बेटा, 1 जनवरी 2023 को एक कैपिटल गुड्स खरीदा था, जिसका बिल कैसे आया था बता रहे हैं। उसमें कैपिटल गुड्स की वैल्यू थी 1 लाख, ऐसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीन जो थी, वैल्यू ऑफ गुड्स लिख दे रहे हैं या कैपिटल गुड्स लिख दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स वो 1 लाख थी मशीन की वैल्यू, और उस पर जीएसटी लग के आया था, मान लो कितना भी रेट मान लो, कौन सा मान लिया बताओ, 5, 12, 18, 28 जो बताओ, 18 मान ले, चलो 18 मान लेते हैं, आप जो बोलो उसमें हमें कोई टेंशन नहीं। 18,000। तो टैक्स इनवॉइस कितने की आई थी बेटा, टोटल 1,18,000। क्या सर आपने इस 18,000 का उस समय आईटीसी बुक किया था? हमने कहा नहीं सर, उस समय कैसे बुक करेंगे सर, हम तो 1 जनवरी 2023 को कौन सी स्कीम में रजिस्टर्ड थे, कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे, तो सर हमने तो नहीं किया था। तो कह रहा सर आज आप बुक करना चाह रहे हो? हमने कहा सर बिल्कुल आज हम बुक करना चाह रहे हैं, आपने अलाउ भी किया है क्योंकि अब हम नॉर्मल स्कीम में आ गए। कह रहा सर लेकिन एक मिनट सुनो सर। हमने कहा बताओ। कह रहा सर कितना आईटीसी कितना जीएसटी पे किया था उस मशीन पे? हमने सर 18,000 का पे किया था सर, 18,000 का उस मशीन खरीदी थी, तब मिल नहीं पाया था 18,000 का। कह रहा सर आज हम आपको आईटीसी देंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया। कह रहा लेकिन पूरा 18,000 नहीं देंगे। हमने कहा ये क्या मतलब है, 18 पूरा 18,000 नहीं दोगे मतलब कितना दोगे, और ज्यादा दे दो। कह रहा नहीं ज्यादा देंगे क्या, आपको लगता है ज्यादा देंगे, कम करेंगे। हमने कहा क्यों नहीं दे रहे, 18 दो ना। कह रहा सोचो एक बार लॉजिकली सोचो, आपने मशीन जनवरी में खरीदी, आपने जनवरी से लेके अभी तक यूज तो कर ही रहे थे ना उसको, कंपोजिशन स्कीम में जब रजिस्टर्ड थे। तो हम अगर पूरा 18,000 का आपको आईटीसी आज दे देंगे तो फिर नुकसान नहीं हो जाएगा हमारा? हम तो प्रोपोर्शनेट देंगे। हमने कहा कैसे प्रोपोर्शनेट, यानी इन शॉर्ट हम उस टाइम का नहीं देंगे, उतने टाइम पीरियड का नहीं देंगे जब आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे। हमने कहा सर ये निकालेंगे कैसे हम? कह रहा बड़ा सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको करना यह है कि आपने ये मशीन जब खरीदी थी यहां से ये इस डेट को, और जब आप उसका आईटीसी बुक कर रहे हो यानी इस डेट को, यहां से यहां के आपको क्वार्टर गिनने हैं कितने होते हैं, जरा गिनोगे एक बार, क्वार्टर बताओगे? एक क्वार्टर 3 महीने का, और अगर पार्ट ऑफ दी क्वार्टर हो तो उसको पूरा क्वार्टर मान लेना, एक भी दिन ज्यादा होता है तो उसको पूरा क्वार्टर मान लेते हैं। आपको पिछली बार भी एक बार शायद कहीं क्वार्टर कैलकुलेट किए थे, बताया था। तो जरा क्वार्टर के बार गिनोगे, 3 के 4, कुछ 3 बोल रहे हैं कुछ 4 बोल रहे हैं, 2 तरीके के आंसर आते हुए मेरे पास, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं ताकि सब निकाल लें। लिख लो, लिख लिख के कर लो, या मोबाइल पे आपको कैलेंडर खोलने की जरूरत लग रही हो तो वो खोल लो। 1 जनवरी से 8 दिसंबर, 3 की 4, 3 वाले कितने, 3, केवल आप 3 बोल रहे हैं, आप 3 बोल रहे हैं, 4 क्वार्टर। देख रहे हैं हम लोगों की हालत, देख रहे हैं। इंस्टीट्यूट को पहले तो ये दिखाना चाहिए, पहले ये समझाना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टर्स। आप समझिए ना, कुछ 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 3 और 4। चलिए मैं आपको क्वार्टर गिनवा देता हूं, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कई कई बार। चलो 1 जनवरी है तो जनवरी फरवरी मार्च ऐसे गिना करो हमेशा, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा। तो आप 3 कैसे गिन रहे हैं? अच्छा 8 को मन नहीं माना, हमने लिखा वैसे 8 दिसंबर लिखा है, आप इसको 12 अगस्त मान रही हैं? नहीं 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 नहीं, ठीक है, क्लियर।
तो यानी 4 क्वार्टर। लॉ मेकर कह रहा है भैया हर क्वार्टर का हम 5% कम कर देते हैं, 5% रिड्यूस कर देते हैं। आपके कितने क्वार्टर हुए? 4 क्वार्टर। 5% हर क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर के कितने हो गए? 20%। 18,000 का 20% जरा निकालो। 18,000 का 20%, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं भाई साहब, कोई मनाही नहीं है। 3600। अब 18,000 में 3600 माइनस कर दो, कितना? 14,400। इतना आईटीसी मिल जाएगा, 14,400 का मिल जाएगा, 3600 का नहीं मिल पाएगा। जब भी कैपिटल गुड्स पे हम आपको दे रहे हैं तो हम पहले ये निकालेंगे कि जिस दिन तुमने खरीदा था वहां की डेट से आज जब तुम आईटीसी बुक कर रहे हो, यहां से यहां तक, मतलब जब आईटीसी के लिए एलिजिबल हुए, यहां से यहां तक का कितने क्वार्टर होते हैं, और जितने भी क्वार्टर होते हैं हर क्वार्टर का 5%, तो 4 क्वार्टर का 20%, उतना नहीं देते। तो 18,000 का 20% यानी 3600 नहीं देंगे, तो कितना देंगे? 14,400। इनपुट्स में ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनपुट तो रॉ मटेरियल ही रखा हुआ है ना, या डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स, वो थोड़ी ना मशीन थी जो हमने यूज कर डाली आदि। समझ गए? तो कैपिटल गुड्स पे लॉ मेकर ने क्या कह रखा है? लॉ मेकर ने बहुत आराम से कह रखा है कि आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रेड्यूस्ड, हम कम कर देंगे। किससे? बाई 5% पर क्वार्टर ऑफ ईयर, या उसका अगर पार्ट भी होगा तो उसको भी पूरा क्वार्टर मान लेंगे, ऑफ यूसेज, जितने टाइम यूज किया, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, यानी डेट ऑफ इनवॉइस से लेके जब तुम रेगुलर स्कीम में आए, यानी जब तुम रजिस्ट्रेशन करा रहे, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जब तुम अपना आईटीसी बुक कर रहे हो, वहां से वहां तक का 5% हर क्वार्टर का हम कम कर देंगे, यानी वहां से वहां के क्वार्टर निकाल लेंगे और 5%। सर अगर इससे 4 क्वार्टर आया, मान लो अगर डेट अलग होती, 3 क्वार्टर होता, अब बताओ 3 क्वार्टर होता तो क्या करते? 15% माइनस कर देते। सर 2 क्वार्टर होता 10%, 1 क्वार्टर होता, क्लियर हो गया? सर 5 क्वार्टर होता 25%। समझदार बच्चे मिले हैं आप लोग, तो बिल्कुल समझदार हैं। 5 क्वार्टर हो नहीं सकते ना सर, इस पे ना सर 5 क्वार्टर होगा तो 1 साल से ज्यादा पुराना बिल हो गया भाई। 1 साल 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर मींस 1 साल से ज्यादा पुराना बिल, उसका आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपके मॉड्यूल में ओल्ड सिलेबस में इन्होंने क्वेश्चन दिया है, उसमें उन्होंने 7 क्वार्टर लेके, शायद इस पॉइंट पे दिया, 3rd या 4th पॉइंट पे 7 क्वार्टर लिए हैं और आईटीसी बचा हुआ दे दिया है, जबकि वो टेक्निकली गलत है। विद इन 1 ईयर ही आपकी जो खरीदी है उसका मिलेगा, उससे पहले की खरीदी का आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई? नहीं, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, चौथा केस क्या है? चौथा समझते हैं। तो ये तो सर था कि कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम है। चौथा क्या है? मान लो आप अभी तक जो सप्लाई करते थे वो एग्जेम्प्ट थी, लेकिन अब क्या हो गई? वो सप्लाई क्या बन गई? अचानक से टैक्सेबल। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गई। जब तक एग्जेम्प्ट थी, क्या तुमको आईटीसी मिलता था? जो भी रॉ मटेरियल जो भी खरीदते थे? नहीं, आज टैक्सेबल बन गई है। सर आपको आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जिस दिन टैक्सेबल बनी उससे जस्ट एक दिन पहले का जो भी तुम्हारे पास स्टॉक रखा होगा, चाहे वो इनपुट्स का चाहे वो कैपिटल गुड्स का भी, हम दोनों पे आपको आईटीसी देने के लिए तैयार हैं। शर्त वैसी ही है जैसे ऊपर थी कि 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो, और कैपिटल गुड्स में हम आपको 5% पर क्वार्टर माइनस करके ही दे पाएंगे, उससे ज्यादा हम आपको नहीं दे पाएंगे। पढ़ के देखते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन, एक क्वेश्चन है फिर कराऊंगा आपको, हुज एग्जेम्प्ट सप्लाईज बिकम टैक्सेबल। एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्या बन गई हैं? टैक्सेबल बन गई। अब क्या होगा सर? ही कैन क्लेम आईटीसी ऑन इनपुट्स held in the form of raw material, WIP, finished goods and capital goods relatable to such exempt supply as on the date immediately preceding the date from which the supply becomes टैक्सेबल। जिस दिन टैक्सेबल बनी उससे जस्ट एक दिन पहले जो भी स्टॉक तुम्हारे पास रखा हुआ था उसका तुम बुक कर सकते हो। आईटीसी मस्ट बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। वो तो ऊपर भी समझ में आ रहा है, चारों पॉइंट में एक सेम कंडीशन थी। और कैपिटल गुड्स के लिए जो थर्ड वाले में थी वो यहाँ पे भी थी। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर ऑफ ईयर और पार्ट देयरऑफ ऑफ यूसेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको उस पे लेके चलता हूं, ध्यान से करिएगा। सॉल्यूशन नहीं देखेंगे हम लोग, और एग्जांपल ये क्वेश्चन है, मिस्टर सी acquired a capital asset on 1st April 2023 and used it for production of exempt supplies only। यानी 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने कैपिटल एसेट खरीदा, मशीन वगैरह जो भी खरीदी हो, और उसको केवल एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो रहा था।
क्या उसको उस समय आईटीसी मिला होगा उस पर? आंसर इज नो। इन नवंबर 2023 क्या हुआ? हिज सप्लाईज बिकम टैक्सेबल, उसकी सप्लाई क्या हो गई? टैक्सेबल, मतलब समझ गए, एग्जामिशन हट गई, यानी टैक्सेबल हो गई। और सर जो चीज खरीदी थी वो कितने की थी? क्वेश्चन अभी क्वेश्चन ही चल रहा है। कॉस्ट ऑफ द एसेट वाज 2.5 लाख रुपए एंड जीएसटी उस पर 18% हमने पे किया था खरीदते समय। 2.5 लाख का 18% कितना होता है? निकालो जरा। 45,000 होता है, मैंने नीचे लिख दिया है। हेंस जीएसटी जो उस समय हमने पे किया होगा वो 2.5 लाख 18% 45,000 पे किया होगा। क्या उस समय में 45,000 का आईटीसी मिला होगा? आंसर इज नो। रीजन बीइंग हम एग्जाम सप्लाईज प्रोड्यूस कर रहे थे। हमें बताना क्या है? बताना है अब कितना आईटीसी मिलेगा नवंबर में उस कैपिटल गुड्स पे। तो करने क्या वाले हैं सर? क्या पूरा, पहला क्वेश्चन, क्या पूरा 45,000 का मिल जाएगा? आंसर इज नो। तो सर कितना मिलेगा? आपको करना क्या है बेटा? आपको सबसे पहला काम है अप्रैल 2023 से, जब एग्जाम्प्ट था, जब आपने खरीदा था, मतलब वो वहां से जब आपकी टैक्सेबल हो गई नवंबर 2023, इन दोनों के बीच के क्वार्टर बताने हैं। और देखते हैं अब कौन सही बताएगा गलत बताएंगे। सॉल्यूशन देख के बता रहे हो ना? 3 क्वार्टर, आर यू श्योर? अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर, और ये नवंबर वाला अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसको पूरा मान लेंगे। बिल्कुल 3 क्वार्टर हो रहे हैं सर, 3 क्वार्टर। हर क्वार्टर का बोले तो 5%, 3 क्वार्टर का बोले तो 15%। उतना मिलेगा कि उतना नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो 45,000 का 15% निकाल के माइनस करके बताओ फिर कितना मिलेगा। करो अपने आप। हैं जी? 38,250, मतलब ये बता रहे हो जो मिलेगा। वेरी गुड, सही है, सही है। 45,000 का 15% निकालना, जो भी आए माइनस करोगे तो बच्चे कह रहे हैं सर 38,250 मिलेगा। ये है आंसर आपका, यानी 6750 नहीं मिलेगा। बाकी आपको बचा हुआ नेट आईटीसी जो मिल जाएगा वो 38,250 का आपको मिल जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट्स? सेक्शन 18 खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, अभी तो सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 हुआ है। कौन सा सबसेक्शन हुआ है? 1। आप टेंशन ना लो, बाकी तो आसान है। वो सबसेक्शन 1 के 4 पॉइंट थे। ये था ना सेक्शन, देखो यहां से शुरू हुआ था आज का टॉपिक। सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 यहां से शुरू हुआ था, जिसके 4 पॉइंट अपने ने पढ़े। अब सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, ऐसे करके पढ़ेंगे। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, 4 में क्या था शॉर्ट में? पहले में पढ़ा कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं थे, लेकिन बाद में आप लाइबल हो गए और 30 दिन के अंदर करा लिया, तो क्या होगा? यहाँ पे केवल इनपुट्स का मिल रहा था, कैपिटल गुड्स का नहीं मिल रहा था। दूसरे में मैंने आपको पढ़ाया कि आपने अपनी मर्जी से ले लिया रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तो क्या होगा? यहाँ पे भी इनपुट्स का मिल रहा था, कैपिटल गुड्स का नहीं मिल रहा था। तीसरे में आपको पढ़ाया आप कंपोजिशन से नॉर्मल में आ गए, तो क्या होगा? यहाँ पे इनपुट्स का भी मिल रहा था, कैपिटल गुड्स का भी मिल रहा था। चौथे में आपको पढ़ाया आप एग्जाम से टैक्सेबल में आ गए, तो भी यहाँ पे भी इनपुट्स का भी मिल रहा था, कैपिटल गुड्स का भी मिल रहा था। ठीक है ना? अगला जो सबसेक्शन आता है 18 सबसेक्शन 2, मान लो आपने अपना व्यापार किसी और को बेच दिया, तो क्या होगा? जैसे सर मतलब समझिए, मान लीजिए आपका किसी चीज का बिजनेस है, आप रजिस्टर्ड हो और आप टैक्सेबल चीजें बेचते हो, तो यानी जब भी आप सामान खरीदते हो आईटीसी मिलता है, यस और नो? बिल्कुल मिलता है। आपका कभी प्लान बना, आपने कहा यार ये सब मोह माया है, ये सब बेच बाज करके हम शिफ्ट हो जाते हैं कहीं पे, हिमालय में जाकर के सन्यास ले लेंगे या गोवा में ले लेंगे, जहां मन है वहां पे। आपने अपना व्यापार किसी को बेच दिया। सवाल यह आता है, आपके पास जो आईटीसी बचा हुआ था, भाई हो सकता है हमारे पास आईटीसी हो ना, क्या वो आईटीसी ट्रांसफरी को मिल जाएगा? आंसर इज यस। आंसर इज यस। तो अगर आप अपना व्यापार बेच दें, या आपने सुना होगा मर्जर या डीमर्जर। डीमर्जर समझते हैं? मर्जर मतलब होता है दो का मिलना, डीमर्जर होता है अलग हो जाना। ठीक है ना? तो इनमें जो भी केसेस हैं, लॉ मेकर कह रहा हमें कोई सर ऐसी समस्या की बात नहीं, हम आपको आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए छूट दे रहे हैं। आप अपना आईटीसी ट्रांसफर कर देना, यानी ट्रांसफर ट्रांसफर कर देगा, किसको मिल जाएगा? ट्रांसफरी को मिल जाएगा। पढ़ के देखते हैं, वेयर देयर इज ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन। क्यों चेंज हुआ सर? ऑन अकाउंट ऑफ में भी आपने अपना बिजनेस बेच दिया,
सेल, मर्जर, डीमर्जर, एमलगमेशन, लीज, ट्रांसफर, कुछ भी जिसमें आपने बिजनेस बेचा विद स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। पूरा बिजनेस कैसे बिकता है, जिसमें एसेट बिकते हैं केवल की लायबिलिटीज भी, दोनों, तभी तो बिजनेस बेचना उसको कहते हैं। ठीक है, या क्यों बंद करना पड़ा, या क्यों मतलब किसी दूसरे को बेचना पड़ा, और ड्यू टू डेथ ऑफ दी सोल प्रोप्राइटर, मर गया तो उसका बिजनेस कोई और चला रहा है। ऐसे में सर क्या होगा, जो पहले वाला बंदा था क्या वो अपना आईटीसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है? आंसर इज यस, बोल्ड लेटर में लिखा है द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू ट्रांसफर दी आईटीसी। कौन सा आईटीसी? जो यूज कर चुका है ऑलरेडी, खा पी के खत्म कर चुका है वो वाला, कि जो अनयूज पड़ा है? और अनयूज्ड आईटीसी कहां होता है? लास्ट टर्न पे आपको आईटीसी के टॉपिक में बताया था कि 3 तरीके के लेजर होते हैं। कौन से वाले में अनयूज्ड होता है? इलेक्ट्रॉनिक, एक कैश लेजर होता है, क्रेडिट, एक लायबिलिटी। आईटीसी किसमें दिख रहा होगा? तो कह रहे हैं जितना अनयूटिलाइज आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है वो ट्रांसफर कर देना। किसको ट्रांसफर करोगे? जिसको व्यापार सोल्ड किया है, या जिससे मर्ज हुए हो, डीमर्ज हुए हो, एमलगमेट हुए, लीज्ड हुए, ट्रांसफर्ड है, यानी जो भी नया व्यापारी है, जो भी ट्रांसफरी है, उसको मिल जाएगा। इसमें बड़ा आसान होता है, एक जीएसटी का आईटीसी 02 एक फॉर्म होता है, मतलब यहाँ मैंने लिखा नहीं, आपको एक्स्ट्रा की जानकारी दे दे रहा। तो ट्रांसफरर अपने पोर्टल से उसको अपलोड करता है, उसको भरता है कि हमने अपना व्यापार इसको भेज दिया है, उसका जीएसटी नंबर ये है और इतना इतना आईटीसी था, वो भर देता है। इसमें आपको सीए साहब से एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो सीए साहब सर्टिफाई करके दे देते हैं कि हाँ इन्होंने अपना आईटीसी जो ट्रांसफर करे वो सही कैलकुलेट किया था। फिर वो आईटीसी 02 भर देगा, और जो ट्रांसफरी है वो अपने पोर्टल से जाके उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको आईटीसी उसके में आ जाएगा, यहाँ से चला जाके उसके में दिखने लग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने देखो चीजें इजी रखी। गवर्नमेंट चाहती तो कह देती नहीं नहीं हम देंगे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हमें क्या दिक्कत है भाई, हमको तो अब जीएसटी दूसरा बंदा दिया करेगा, वो माल बेचेगा तो वो देगा, तो हमें आईटीसी भी देने में हर्ज नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका व्यापार बिक रहा है और उसमें अनयूटिलाइज आईटीसी पड़ा है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, एक छोटी सी फॉर्मेलिटीज करके आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सर बेटा, सर ये बताओ और क्या है? अब आते हैं अगले में, अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? देखो भैया, अभी जैसे आपने ऊपर पढ़ा सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1 में कि आप पहले किस में रजिस्टर्ड थे? कंपोजिशन स्कीम में। अब आगे टैक्सेबल में, तो आईटीसी मिलने लगा। या आपने उसके एक 4th पॉइंट में पढ़ा था, आपकी सप्लाईज पहले एग्जेम्प्ट थी, अब बन गई टैक्सेबल, तो आईटीसी मिलने लगेगा। इसका उल्टा भी तो हो सकता है सर। मतलब सर, मतलब आज तक हम जो सप्लाई करते थे वो टैक्सेबल सप्लाई करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ले आई एग्जेम्पशन की नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने वो गुड्स एग्जेम्प्ट कर दिए। तो अब समझो, आज तक जब सप्लाई करते थे, टैक्सेबल सप्लाई करते थे, जो भी सामान खरीदते थे उस पर आईटीसी बुक करते थे, लेकिन जैसे ही एग्जेम्प्ट हो गया तो उससे पहले का जो स्टॉक पड़ा है उस पर जो हम आईटीसी लिए हुए हैं वो वापस भी तो करना पड़ेगा। जब ऊपर के केसेस में गवर्नमेंट आपको दे रही है, दे कब रही थी कि एग्जेम्प्ट अगर टैक्सेबल बन गया तो कह रही थी पहले नहीं लिया था आज ले लो, तो वापस लेने का भी तो रख रही कि पहले टैक्सेबल था, आज तुम्हारा क्या बन गया, वो एग्जेम्प्ट बन गया, तो अब एग्जेम्प्ट में तुमको आईटीसी मिलना चाहिए क्या? नहीं। या फिर अभी तक तुम नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड थे। मान लो एक बंदा था नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड था, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था। अगले साल उसने क्या किया, उसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर ली, क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सवाल आता है साहब अभी तक तो तुम आईटीसी ले रहे थे। हाँ, जो ले भी लिया आईटीसी और जो सामान बिक गया उस पर कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन मान लो जब तुमने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी, उसे जस्ट पहले तुम्हारे पास कोई स्टॉक रखा है जिसका आईटीसी तुम लिए थे, वो वापस तो करोगे ना। आप समझ रहे हैं आप क्या पढ़ रहे हैं? जस्ट उल्टा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड आईटीसी, जिसने आईटीसी अवेल किया था लेकिन आज वो क्या करने निकल पड़ा है, ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। अब वो क्या कह रहे हैं, हम क्या ऑप्ट करेंगे? सेक्शन 10 में टैक्स पे करेंगे, और सेक्शन 10 का आएगा था कंपोजिशन स्कीम। यानी एक बंदा जो आईटीसी बुक करे बैठा था, तो आईटीसी क्यों बुक करे बैठा होगा? नॉर्मल स्कीम में होगा इसलिए बुक करे बैठा होगा, आज कह रहा है आ रहे हैं कंपोजिशन स्कीम में। या फिर दूसरा केस, ऐसा बंदा वेयर दी गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड बाय हिम, अब क्या बन गई उसकी? बिकम होली एग्जेम्प्ट, यानी पहले क्या होंगी? टैक्सेबल, तो आईटीसी बुक करता था, अब क्या हो गई? एग्जेम्प्ट। यानी 2 चीजें सर इसमें कवर्ड है। बिल्कुल, पहली बात कि आप नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन में आए या आपका टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में आए, और आप आईटीसी पहले ले रहे थे तो आज उसको रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे रिवर्स करेंगे उसको? यानी पे करेंगे आप उस आईटीसी को, ही शैल पे एन अमाउंट। कैसे पे करेंगे सर? देखो मेरी तरफ देखो, मैं आपको समझाता हूं। आप क्या करोगे, आप
उससे जस्ट पहले का मतलब सर क्या है? उससे जस्ट पहले का मतलब क्या है? मतलब जिस दिन आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया उससे जस्ट पहले, या जिस दिन आपका वो प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट हो गया उससे जस्ट पहले, जो भी आपके पास इनपुट्स पड़े थे या जो भी कैपिटल गुड्स पड़े थे उस पे जितना आईटीसी था वो पे करोगे सरकार को। पे करने का मतलब है रिवर्स करोगे। रिवर्स करने का मतलब समझो, आपका वो आईटीसी अगर अभी यूज नहीं किया है तो कहां शो हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो उससे पे कर देना। और अगर यूज कर चुके हो तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं दिख रहा है, तो फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना, मतलब पहले चालान जनरेट करके अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा, फिर उससे पेमेंट करना। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, देखो सुनो, इधर देखो, मान लो मैं टैक्सेबल गुड्स में डील करता हूं, और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं। मान लीजिए मैं इंक में डील करता हूं, इंक का ट्रेडर हूं, ट्रेडर ऑफ इंक, मतलब इंक खरीदता हूं और बेचता हूं, और इंक टैक्सेबल गुड्स है। मैंने क्या किया, मैंने इंक परचेज करी, और कितनी परचेज करी, मान लो मैंने इंक जो परचेज करी वो 100 लीटर इंक परचेज करी, 100 लीटर इंक खरीदी बेचने के लिए, जिसपे जीएसटी लग के आया कितना, मान ले सर, मान लेते हैं बेटा जीएसटी लग के आया 5,000 का। इसका मैंने क्या बुक कर लिया होगा, यस और नो, पहले बताओ क्या बुक कर लिया होगा? आईटीसी मैंने बुक कर लिया इसका 5,000 का। फिर मैंने सेल की, और मान लो अभी मैंने सेल करी थी 60 लीटर इंक। जाहिर सी बात है महंगा बेचता हूंगा, खरीदता हूं जितने पे उतने में तो बेचता नहीं, महंगा बेचता हूं, और बेचने पे फिर जीएसटी निकला। ये इनपुट जीएसटी था जिसका मैंने आईटी से बुक किया, और ये था आउटपुट जीएसटी। बेचने पे जीएसटी बना मान लो 8,000 रुपए का। सर ऐसा कैसे 60 लीटर पे 8,000? जितने का बेच रहे, मान लो 100 लीटर इंक खरीदी थी 10,000 की, 60 लीटर इंक बेच रहा हूं मैं 40,000 की, बिक रही तो मैं बेच रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना कि उसी हिसाब से बनेगा। तो आउटपुट जीएसटी 60 लीटर इंक पे सेल का जीएसटी बना 8,000। अब मैंने क्या किया, आउटपुट जीएसटी 8,000 बना, तो मैंने क्या किया, इस साल जीएसटी का जो पेमेंट किया, जीएसटी जो मैंने पे किया, अभी मैं टैक्सेबल चल रहा है, सब कुछ जीवन में सही चल रहा है, जीएसटी जो मैं पेमेंट करूंगा, जीएसटी पेमेंट वो मैं कितना करूंगा, 8,000 का आउटपुट जीएसटी, लेकिन मेरे पास आईटीसी कितना पड़ा हुआ है, 5,000 का, 3,000 केवल पे और करना है। यानी इस बात से थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि पूरे 100 लीटर जब यूज हो जाएगा तब 100 पे यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया था आईटीसी वाले टॉपिक में कि आप जो भी सामान खरीद रहे हो, भले ही अभी आपका बिका नहीं है, लेकिन आप उसमें आईटीसी बुक करके यूज कर सकते हो। तो मैंने यूज कर लिया, आईटीसी यूज कर लिया, और जीएसटी का पेमेंट कर दिया 3,000। इतनी बात समझ गए? इसके बाद मेरे पास, अगर मैं अभी पूछूं आपसे, मेरे पास स्टॉक कितने लीटर इंक का बचा हुआ है? 40 लीटर इंक का स्टॉक बचा है। हमने ये बेचा, 3,000 का पेमेंट कर दिया। इतना होते ही गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा यार नहीं नहीं यार, इंक ना टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने इंक को एग्जेम्प्ट कर दिया। कर सकती है, पावर है, सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 आपको पढ़ाया था, इसमें गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन ला सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। गवर्नमेंट ने इंक एग्जेम्प्ट कर दी। अब इंक एग्जेम्प्ट कर दी, तो इंक जब भी ये बेचूंगा, ये वाली 40 लीटर, तो क्या मैं इस पर जीएसटी पे करूंगा? आंसर इज नो। सरकार कह रही लेकिन भैया रुको रुको रुक जाओ, जब हमने एग्जेम्प्ट किया उससे जस्ट एक दिन पहले तुम्हारे पास स्टॉक कितनी इंक का था? हमने कहा 40 लीटर का। कह रहा सर इस पे जो प्रपोर्शनेट आईटीसी बनता है वो हमें पेमेंट करो। हमने कहा पहले तो प्रपोर्शनेट कितना बनता है वो बताओ। कह रहा प्रपोर्शनेट आप निकाल नहीं पाओगे। हमने कहा नहीं सर आप ही बताओ। कह रहा 100 लीटर पे जब 5,000 का आईटीसी था तो 40 पे कितना होगा, निकालो ना। निकाल पाओगे? नहीं, मैं निकलवा रहा हूं, चलो अच्छा कोई बात नहीं। 100 लीटर पे जब 5,000 का आईटीसी था, आप कैलकुलेटर तो है ना आपके पास, उंगलियां चला पाओगे ना, तो 40 लीटर पे कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, उतना गवर्नमेंट कह रही हमको पेमेंट करो तुम। 5,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 40, कितना पक्का ना, 2,000। हमने कहा 2,000 का पेमेंट करें। हमने सर कैसे पेमेंट करें? हमने कहा 2,000 तो देना है, मान रहे हैं हमें, हमारा देना बन रहा है, हम देंगे आपको। हमने कैसे दें? कह रहा तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना दिख रहा है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी अनयूटिलाइज कितना दिख रहा है। हमने सर उसमें जीरो दिख रहा है, हम तो पूरा यूज करके खा चुके हैं। पूरा यूज करके कैसे खा चुके हैं आप देख रहे हैं ना, हमने पहले ही खा लिया है, वो खा लिया मतलब आउटपुट सप्लाई से एडजस्ट कर लिया हमने। सर उसमें तो जीरो दिख रहा है ना सर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारा जीरो दिख रहा है ना सर। हमने कहा सर अब छोड़ो ना सर, अब जो रात गई बात गई। कह रहे पागल हो क्या,
ये 2000 तो हमें चाहिए, हमने कैसे लोगे फिर? कह रहा तो फिर तुम अपनी जेब से पे करो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैंक अकाउंट से पे करो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा 3000, फिर इसको यूज करके पे करना। 3000 नहीं, सॉरी, कितना, 2000। 2000 तो सरकार को चाहिए ही। अगर आपके पास अनयूटिलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है तो उसको यूज कर लेना, उसमें नहीं पड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल। मान लो आपकी आउटपुट जीएसटी की लाइबिलिटी बनी थी 8000 और आपके पास आईटीसी पड़ा था 5000। आईटीसी कितना पड़ा हुआ था आपके पास? 5000। आउटपुट जीएसटी की लाइबिलिटी कितनी बनी थी? 8000। आपको जमा कितना करना चाहिए था कैश में? और 3000। लेकिन आपने कहा यार अभी आईटीसी यूज नहीं कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हम नहीं यूज कर रहे हैं, हमारे पास तो टाइम है ना, बाद तक यूज कर सकते हैं। हमने पूरा जीएसटी का पेमेंट कैश में कर दिया 8000। हमने कहा बाद में यूज कर लेंगे, 5000 पड़ा है, कहां ही जा रहा है, पड़ा है तो पड़ा है यार, अभी दे देते हैं। कोई वैसा ऐसा करेगा नहीं प्रैक्टिकली। कोई भी सोच समझदार इंसान आईटीसी पढ़ा है तो अपनी जेब से और क्यों देगा, ब्याज का नुकसान करेगा अपना। लेकिन करने को रहा है तो कोई लीगल है, इलीगल कुछ भी नहीं। तो हमने कैश के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू, पहले कैश लेजर के थ्रू जमा होता है उसमें, फिर उसमें पेमेंट कर दी हमने 8000। अब जैसे 8000 का पेमेंट कर दिया, अभी भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 5000। और दिख रहा था, हम आराम से बैठे थे। एकदम से हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन आई, निर्मला जी ने एक नोटिफिकेशन दी कि ये इंक एग्जेम्प्ट हो गई। इंक जैसे ही एग्जेम्प्ट हो गई, हमने चेक किया तो प्रोविजन में लिखा था, सेक्शन 18 में लिखा हुआ था कि उससे जस्ट पहले जो भी स्टॉक था उसका आईटीसी का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो हमने चेक किया कितना स्टॉक बचा था मेरे पास, 40 लीटर। हमने निकाला प्रोपोर्शनेट की 100 लीटर पे 5000 का बनता है, तो 40 लीटर पे कितना बनता है? 2000 का। हमने कहा 2000 में पेमेंट करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है 2000 का पेमेंट या तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से करना, नहीं हो तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हमने जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देखा इस बार, मेरे में उसमें दिखाई दे रहा था 5000। क्या इससे पेमेंट कर सकते हैं? इसको कम कर देंगे, कितना पेमेंट कर देंगे? 2000। और ये कितना बच गया? 3000। ऐसे में हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कुछ पे करने की जरूरत अब नहीं है। यहां तक बात समझ गए? कोई दिक्कत, कोई टेंशन किसी को? लेकिन गवर्नमेंट कह रही एक बात सर और सुन लेना। हमने कहा बताओ सर, बताओ ना सर। कह रहा सर आपने कर दिया ना 2000 का पेमेंट, हमने सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा तक कर दिया। कह रहा अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस बच रहा है क्या? हमने आज सर 3000 बच रहा है। कह रही भूल जाना इसको। एनी अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ सच अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल लैप्स। हमने कहा हिंदी नहीं आती, कह रहे इंग्लिश बोला। कह हमने कहा इंग्लिश भी नहीं आती। कह रहा सुनो, जितना भी पेमेंट अगर करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर कुछ भी बचा रह जाता है तो लैप्स हो जाएगा। हमने कहा मतलब? कह रहे मतलब ये 3000 खत्म, ये जीरो। हमने कहा वापिस करो ना। कह रहे वापिस कुछ नहीं होता, जीरो। बात समझ में आई? तो इन शॉर्ट मतलब ये हुआ, जब भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट हो जाए, या यही सेम एग्जांपल आप उसमें भी रिवर्स कर सकते हैं कि आप पहले किस में थे? रेगुलर मतलब रजिस्ट्रेशन में थे, सेक्शन 9 में रजिस्टर्ड थे, आप किस में रजिस्टर्ड हो गए? कंपोजिशन में। तो ये सेम एग्जांपल हो जाएगा उसमें भी। तो जब भी टैक्सेबल एग्जेम्प्ट हो जाए या रेगुलर से कंपोजिशन में आ जाओ, तो जब भी आप कंपोजिशन में आए हैं, जब भी आप एग्जाम में आए, उससे जस्ट एक दिन पहले जो भी आपके पास स्टॉक था उस पर जितना भी आपका आईटीसी प्रोपोर्शनेट बनता था वो आईटीसी आपको पे करना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है तो उससे पे करो, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पे करो। और सर अगर मान लो जैसे 2000 पे करना है और हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में देखा 1500 उसमें पड़ा हुआ है, तो 1500 उससे पे कर देना, 500 कैश में पे कर देना। और पेमेंट करने के बाद कुछ भी अगर पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बचा रह गया तो मान लेना आपने गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया। ठीक, अब पढ़ के देखते हैं, अब शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके लिए क्या ही लेता, इसलिए मैंने पूरा आपको एक एग्जाम्पल से करके दिखा दिया। कहां है? ये रहा। अब एक बार फिर से एक एक लाइन पढ़ रहा हूं। Where any registered person who has availed of ITC opt to pay tax under section 10, or where the goods or services or both supplied by him become wholly exempt, he shall pay an amount by way of debit in the electronic credit ledger. अगर क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ था, कौन सा बैलेंस पड़ा होगा? क्रेडिट पड़ा होगा, उसको यूज कैसे करेंगे? डेबिट करके उससे, या फिर नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। कितना सर, कितना पेमेंट करें? सरकार कितना मांग रही है हमसे? इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स, मतलब इनपुट जो हेल्ड इन स्टॉक, मतलब स्टॉक का मतलब अंडरलाइन करके लिखना, दैट इज रॉ मटेरियल। जो भी इनपुट आपके पास रॉ मटेरियल के फॉर्म में उसका भी वापस करो,
सेमी फिनिश मतलब WIP के फॉर्म में उसका भी वापस करो, फिनिश गुड्स तो आप जानते ही हो। तो इनपुट्स पे वापस करो, और सर किस पे वापस करो? कैपिटल गुड्स पे वापस करो। सर एक बात बताना, कैपिटल गुड्स पे पूरा वापस करना पड़ जाएगा क्या? क्योंकि जब मिल रहा था तब पूरा नहीं मिल रहा था। जब मिलने की बात थी ना, ऊपर जो केसेस पड़े थे, मिलने की बात समझ गए ना? जैसे ये एक एग्जाम्पल पड़ा था जिसमें मिल रहा था। मिल क्यों रहा था इसमें? क्योंकि पहले एग्जेम्प्ट थी, बाद में क्या हो गई थी? टैक्सेबल। तो हमें कैपिटल गुड्स पे ITC मिल जा रहा था, लेकिन पूरा तो मिल नहीं रहा था सर, कम करके मिल रहा था। तो आज इसका जस्ट उल्टा केस हो रहा है। पहले हमारी टैक्सेबल थी, आज एग्जेम्प्ट हो गई। तो हमने कोई चीज पहले खरीदी थी, कोई मशीन पहले खरीदी थी, लेट्स से उसमें हमने 45,000 का GST पे किया था और ITC बुक कर लिया था। आज वो चीज एग्जेम्प्ट हुई है, लेट्स से 3 क्वार्टर बाद, तो क्या सर पूरा 45,000 वापस करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, 5% उसमें माइनस करके 38,250 वापस कर दो। इतनी निर्दयी नहीं है सरकार। आप समझ पाए ना दोनों का मतलब? जब दे रहे थे तब भी पूरा नहीं दे रहे थे, वापस में भी पूरा, क्योंकि कुछ तो हमने टैक्सेबल के समय भी यूज किया था ना। तो कह रहा है एज रिड्यूस्ड बाई, कहां चले गए भाई साहब, ये एज रिड्यूस्ड बाई सच अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब, वो मैंने आपको समझाया ही। ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन, और इज द केस में भी डेट ऑफ सच एग्जेम्पशन। और ये प्रोवाइजो क्या लिखा है, ये आप पढ़ो तो आप समझ में आ जाएगा आपको। प्रोवाइडेड दैट आफ्टर पेमेंट ऑफ सच अमाउंट बैलेंस ऑफ ITC if any lying in his electronic credit ledger shall, खत्म, लैप्स। बात समझ में आ गई? तो वैसे तो जो प्रूडेंट इंसान है वो पहले ही जब जब पेमेंट करता है, हम लोग बड़े फूक फूक के कदम रखते हैं, GST लॉ है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो पहले ही हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आता है उसको यूज करते चले ही जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उतना ही पे करते हैं, ITC पूरा यूज करते ही जाते हैं, तो ताकि क्रेडिट लेजर में कुछ बचे नहीं। मतलब ये तो बिल्कुल बेवकूफी हुई ना कि एक इंसान का 8,000 का, जो ये हमने एग्जाम्पल लिया ये वाला, ये तो जो इंसान करेगा कि 8,000 पूरा कैश में पे कर दे, तो ये तो समझे ना बेवकूफी क्यों हुई? जब 5,000 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिख रहा है तो काहे 8,000 पे करेंगे? तो नॉर्मली इंसान पहले यूज करता जाता है, तो क्रेडिट लेजर में उतना बचता नहीं। लेकिन अगर तब भी बचा रह गया तो गवर्नमेंट कह रही है हमसे रिफंड ना लेना, हम उसका रिफंड नहीं करते, वो लैप्स है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट अगर आपके दिमाग में आता हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ अपनी भावनाएं शेयर करना चाहते हो? नहीं? ओके जी, ओके। अब सर क्या पढ़ाओगे? अगला पॉइंट जो पढ़ाऊंगा, पहले इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी। आप ये मान के चलो इससे आपको क्वेश्चन आ ही जाएगा। सर अगर नहीं आया तो पेपर छोड़ के आ जाना, 6 महीने बाद चले जाना, और क्या, उससे में आ जाना। आप मान के चलो इससे आने वाला है। ये क्या पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको पहले क्लियर करता हूं। देखो, बिल्कुल नॉर्मल, हम नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, टैक्सेबल गुड्स बेचते हैं, तो हमें ITC मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कोई मशीन खरीदी, ITC मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। हमने कोई मशीन, हम नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं है। जो चीज बेचते हैं टैक्सेबल है, मान लो पेन बेचते हैं और पेन टैक्सेबल है, पेन बनाने के लिए एक मशीन खरीदी या AC लगाया अपनी फैक्ट्री में, ऑफिस में, या कुछ भी ऐसा कैपिटल गुड्स कोई भी खरीदा, ITC मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा। अब मान लो क्या हुआ, हमने कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदे, हमने जिसका ITC ले लिया। अब गवर्नमेंट ने ITC दिया क्यों हमको? सोचने वाली बात थी। गवर्नमेंट ने ITC हमको इसलिए दिया कि उस मशीन वगैरह को हम यूज करेंगे अपनी फैक्ट्री में, ऑफिस में। हमने क्या शैतानी करी, हमने ITC ले लिया और 2-4-5 महीने बाद उस कैपिटल गुड्स को बेच दिया। हमारा काम कैपिटल गुड्स बेचना नहीं, हमारा काम तो है ये पेन बेचना। मशीन को बेच दिया, मे बी खराब हो गई इसलिए बेच दिया, मे बी सही बेच दिया, मेरी मर्जी, मेरा पैसा, मेरी मर्जी। हम बेच सकते हैं, सो नो, बेच सकते। गवर्नमेंट करी बेच तो तुम सकते हो, हम मना नहीं कर रहे तुमको। लेकिन बेटा एक बात सुनो, हमने कहा बताओ सर बताओ। कह रहा भैया हमने ना तुमको ITC दिया था इस मशीन पे। हमने कहा दिया था। कह रहा आज तुमने मशीन बेच दी? हमने कहा बेच दी। कह रहा है आपको इस पे GST पेमेंट करना पड़ेगा। हमने कहा GST पेमेंट? कह रहा आपको ITC जो आपने लिया था वो वापस करना पड़ेगा। हमने अरे काहे? कह रहा हमने ITC इसलिए थोड़ी ना दिया था कि तुम 2 महीने 4 महीने 5 महीने में बेच दो। हमने मशीन दी, यूज करते तुम अपना। ITC तो हमने एक कैपिटल गुड्स पे तो ITC तुरंत एक ही बार में दे देते हैं, लेकिन तुम हमारी भलाई का फायदा उठा रहे हो। हमने तुरंत तुमको दे दिया कि पूरा ले लेना, तुम कहां इंस्टॉलमेंट में लोगे? लेकिन मशीन एक तो लंबा यूज करने की होती है ना। हमने कहा हाँ बात तो सही है। हमने कहा अच्छा बताओ देना कितना है ये बताओ। कह रहा जब भी तुम कैपिटल गुड्स सप्लाई करोगे, सप्लाई मतलब आगे बेचोगे, ऐसा जिसपे तुमने ITC लिया हुआ था,
तो तुम्हें सप्लाई करते समय उस पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, यानी आईटीसी एक तरीके से आप कह लीजिए रिवर्स करना पड़ेगा। हमने सर कितना करना पड़ेगा ये तो बताइए प्लीज। कह रहा देखो आज तुमने जो मशीन बेची, जितने की बेची इनटू जीएसटी रेट जो उस मशीन का है उतना, या फिर जब तुमने आईटीसी लिया था वहां से लेके आज जब तुम बेच रहे हो, ये जो क्वार्टर होते हैं 5% पर क्वार्टर, जितने भी क्वार्टर होते हैं, जितना आईटीसी लिया माइनस उतना। हमने कहा सर बात नहीं समझ में आ रही है। कह रहा कोई बात नहीं सर, पढ़ाते फिर क्वेश्चन भी कराएंगे, आ जाएगी समझ में, मेरी गारंटी है। देखिए इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी बोल लो, कैपिटल गुड्स है, यानी आपने सप्लाई कर दिया, बेच दिया। कौन सा कैपिटल गुड्स? ऑन विच आईटीसी हैज बीन, जिस पे आईटीसी लिया था आपने। ऐसे में रजिस्टर्ड पर्सन को क्या पे करना पड़ेगा? शेल पे एन अमाउंट। दो फिगर में जो हायर आएगा, दो फिगर में जो हायर आएगा, पहले नीचे वाली फिगर पढ़ते हैं। पहले नीचे वाली फिगर क्या लिखी है? द टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स। मतलब आज जितने पे बेचोगे, आज जितने पे बिक रही है, मे बी ऐसा स्क्रैप बेच रहे हो, किसी को रीसेल में बेच रहे हो, किसी बेच रहे हो ना, आज जितने की में बिक रही है, सेल प्राइस इंटू उस मशीन पे जीएसटी का रेट, अगर 18 है तो 18%, 28 है तो 28%, वो एक वैल्यू आ जाएगी। यानी आज जितने में ट्रांजैक्शन वैल्यू, आज जितने में बिक रही है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे पता चलती है? आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा था ना, सेक्शन 15 बताता है। तो जितने में बिक रही है उस पर जो टैक्स बनता है, एक फिगर तो ये, और दूसरी फिगर भी निकालनी पड़ेगी। सर दूसरी फिगर क्या है? दूसरी फिगर इक्वल टू द आईटीसी टेकन ऑन सच कैपिटल गुड्स। मतलब जितना तुमने उस पर आईटीसी लिया था, जब खरीदी थी तब लिया था, माइनस बाय सच परसेंटेज पॉइंट एज में प्रिस्क्राइब, परसेंटेज वही 5% पर क्वार्टर यहां पे प्रिस्क्राइब है। मतलब जब तुमने आईटीसी लिया था फॉर एग्जांपल, तब तुमने लिया था आईटीसी 1 लाख का। आईटीसी हम बता रहे हैं 1 लाख की मशीन, मशीन तो और महंगी थी। आईटीसी जीएसटी जो पे किया था 1 लाख का कह रहा है। और तुम आप जब बेच रहे हो इस दौरान कितने क्वार्टर हो गए? हमने कहा मान लो सर इसमें ना, इसमें मान लेते हैं सर 6 क्वार्टर हो गए। कितने क्वार्टर हो गए? हर क्वार्टर का 5%, 6 क्वार्टर का 30%, यानी 1 लाख का 30%, 30,000 माइनस करो तो ये पहली फिगर आई 70,000। हमने कहा ठीक। कह रहा आज ये मशीन भी कितने की रही है? हमने सर आज ये मशीन क्या बताएं तुमको सर, ये 5 लाख की बिक गई सर। सर ये मशीन बिक गई है 5 लाख की। और कह रहा है इस मशीन पे जीएसटी का रेट कितना चल रहा है? हमने सर 12% है। कह रहा 5 लाख का 12%, हमने 60,000। कह रहा 70 और 60 में ज्यादा क्या होता है? 70 पे करो। हमने सर एक बात बताओ, जैसे ये आपने कह दिया कि 6 क्वार्टर तो 1 साल से ज्यादा हो गया मशीन पुरानी। कह रहे यहां 1 साल थोड़ी ना देखेंगे, तो तुम हमको पे कर रहे हो। देते हैं हम जब तुमको आईटीसी जो 18 के आपने सबसेक्शन 1 के 4 पॉइंट पढ़े, वहां 1 साल की लिमिट है कि 1 साल से ज्यादा पुराना बिल है तो हम देंगे नहीं। ये तो हम तुमसे ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो बड़े ही मशीन 2 साल की पुरानी क्यों ना हो गई, लेंगे तो हम ले बिना नहीं छोड़ेंगे। क्लियर हो गया? इसलिए जानबूझ के मैंने यहाँ 6 क्वार्टर लिए हैं आपको समझाने के लिए। एक एग्जाम्पल है, पहले वो करते हैं फिर ये प्रोवाइजो पढ़ेंगे बाद में। पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इसको क्लियर करते हैं। आंसर ना देखिएगा, हम लोग अपने आप करेंगे फिर आंसर मैच करेंगे। एक्स लिमिटेड परचेज द मशीनरी मशीन फॉर ₹1 लाख ऑन 1 अगस्त 2022 एंड पेड 12% आईजीएसटी। ठीक है जी, बाहर से खरीदी होगी, दूसरे स्टेट से, आईजीएसटी लगा, में क्या टेंशन है, कुछ भी लगाओ। तो कितना आईजीएसटी उस समय लगा? 12,000 का। ही अवेल्ड आईटीसी, उसने आईटीसी 12,000 का बुक भी कर लिया और यूज कर लिया कैपिटल गुड्स का इन हिज बिजनेस। अपने कैपिटल गुड्स को, मशीन को बिजनेस में यूज कर रहा है। 5 नवंबर 2023 को क्या हुआ भैया? क्या हो गया सर? क्या हो गया? उसने वो रीसोल्ड कर दी सेकंड हैंड मशीन के तौर पे। कितने की बेच दी? कैसे बेची? स्क्रैप में बेची, सेकंड हैंड मशीन, उससे फर्क नहीं। कितने की बेची सर? 65,000 की बेच दी। हमसे पूछ क्या रहे हैं सर, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ कितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, ये बोल लो, या कितना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। दोनों एक ही बात है, कितना टैक्स पे करना बोलेगा पड़ेगा या आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ये बता दो। हमने कहा ठीक है सर, हम 2 फिगर निकालेंगे, 2 में जो ज्यादा होगा। पहली फिगर, जितने की मशीन बिकी, कितने की मशीन बिकी? 65,000 इंटू जीएसटी का रेट कितना है उस मशीन पे? 12%। जरा 65,000 का 12%, अभी तो इधर ही लिख दे रहा हूं, फिर नीचे सॉल्यूशन दिखा दूंगा। कितना होता है जरा बताना? कितना? 10,000, 3,000? बिना कैलकुलेट करे बता रहे हो तुम? ये नहीं आएगा। हमने बहुत बड़ी माफी चाहेंगे आप लोगों से, सॉल्यूशन देख के मत बताया करिए प्लीज। जब मना करते हैं सॉल्यूशन देखने का, आप नीचे सॉल्यूशन देख के 36 तो कुछ और ही बता रहे हैं। 7800 आएगा। ठीक है। और सर अब दूसरा काम क्या करेंगे? अब दूसरा काम क्या करेंगे बेटा? जब तुमने वो मशीन खरीदी थी वहां से लेके जब वो मशीन तुम बेच रहे हो,
ये इसके क्वार्टर गिनो। 1 अगस्त 2022 से 5 नवंबर, यहां लिख रहा हूं 1 अगस्त 2022 से 5 नवंबर 2023 के क्वार्टर गिनो। गिनो आराम से, अच्छे से गिनो। 2 क्वार्टर हो रहे हैं, मैं आराम से बैठा हूं। जब आपको 2 से ज्यादा दिखने लगे, अभी तो आपने क्वार्टर पिए भी नहीं, तब भी आपको 2 ही दिख रहे हैं। क्वार्टर समझते हैं लोग, उसको भी बोलते हैं। हाँ, सब समझते हैं आप। 2 क्वार्टर नहीं है, ध्यान से देखो, ईयर देखो क्या है, वो 1 अगस्त 2022 है, वो 5 नवंबर 2023 है। साल भी तो देखो भैया, 2 क्वार्टर कैसे, साल तो देखना पड़ेगा। 6 क्वार्टर। अब देखो एग्जाम में अगर आप 2 ही क्वार्टर कर रहा है, आता हुआ क्वेश्चन में आप क्वार्टर गलत करके आ रहे हैं, कोई नहीं सही आ पा रहे हैं, उसमें कोई दुनिया का टीचर क्या ही करे, आपकी किस्मत ही बेड़ा गर्क है। कितने क्वार्टर हो रहे हैं? 6 क्वार्टर हो रहे हैं। समझ में आया? ये 2022 लिखा होता अगर 5 नवंबर, तब तो हम आपकी बात समझते कि 2 क्वार्टर। 5 नवंबर 2023 है, 6 क्वार्टर को समझ में आ गया है ना? अच्छा, हर क्वार्टर का 5%, तो 6 क्वार्टर का 30%। आपने उस समय आईटीसी कितने का लिया था? उस समय आईटीसी लिया था 12,000 का। 12,000 का 30% निकाल के माइनस करके बताओ कितना बचता है। 12,000 का 30% निकाल लो, फिर 12,000 माइनस कर दो, उसमें से कितना बचा? 8400। 84, दूसरी फिगर आई है 8400 की। सर कैसे किया ये 8400? 12,000 का 30% 3600, फिर 12,000 माइनस 3600, 8400। गवर्नमेंट कह रही है साहब इन दो में जो ज्यादा है वो पे करो हमको, इन दो में ज्यादा क्या है? तो हमें आज 8400 रुपीज आपसे चाहिए। जीएसटी आज जो आप पे करोगे ना, मशीन आपने बेची है, तो जीएसटी जो पे करोगे या आईटीसी रिवर्स करो, कुछ भी एक बात बोल लो आप इसको, 8400 हमको दे दो। 8400 रुपए। कैसे निकाला आंसर? देखो, 2 चीजें निकाली हैं। पहली मैंने आपको ये निकलवाई, 65,000 रुपए की मशीन बेची, उसका 12% जीएसटी 7800, तो एक फिगर है 7800। दूसरी ये, जितना आपने पहले आईटीसी लिया था, 12,000 का आईटीसी लिया था, और माइनस आपका 5% पर क्वार्टर ऑफ यूसेज इंटू 6 क्वार्टर, तो हो गया आपका मतलब 5% इंटू 6 क्वार्टर 30% हो गया। 12,000 का 30% 3600, नेट 8400। तो 8400 और 7800 विच एवर इज हायर यू शुड पे, और 8400 ज्यादा है। यहां तक बात समझ में आई? 8400 पे करना पड़ेगा। अब एक बात सुन ले, एक बात और समझा दे रहे हैं। देखो जब मशीन खरीदी थी तब तो दूसरे स्टेट से खरीदी थी, तो बिल में क्या लिख के आया था? आईजीएसटी। आज मशीन बेच रहे हैं, अब 2 बातें होंगी। अगर आज मशीन हम किसी दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो 8400 पे करना पड़ेगा आईजीएसटी के तौर पे, और अगर आज मशीन हम सेम स्टेट में बेच रहे हैं तो भी 8400 पे करना पड़ेगा, बट उसका आधा सीजीएसटी 4200 और 4200 एसजीएसटी। वो तो डिपेंड करता है आज मशीन जो बेच रहे हैं वो कहां बेच रहे हैं। विद इन स्टेट है तो इंटर स्टेट सप्लाई होगी सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटसाइड स्टेट है तो आईजीएसटी लग रहा है। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है नोट्स में। इफ द सप्लाई जो आप जब कर रहे हैं वो इंटर स्टेट है तो इट शुड बी पेबल इन 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज 4200 टू सेंटर एंड द कंसर्न स्टेट, दैट इज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो 8400 देना पड़ेगा। और आप आज बेचोगे ना तो बिल भी, टैक्स इनवॉइस भी काटनी पड़ेगी इस पे आपको। रिसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस देनी पड़ेगी, आपको सेल का बिल काटना पड़ेगा, एंड इनवॉइस हैज टू बी इशूड टू द रिसिपिएंट विद द, उसमें डिटेल बतानी पड़ेगी कि इस पे 8400 का टैक्स है। बेचते समय जैसे बिल काटना होता है वैसे इसका भी आपको बिल काटना पड़ेगा। भले ही आप किसी को भी बेच रहे हो, कबाड़ी वाले को बेचो या सेकंड हैंड मशीन के तौर पे बेचो, बिल आपको काटना, बिल आपकी बुक्स में होना चाहिए कि हमने बिल काटा है सर इसका। तो सर ये कैपिटल गुड्स, मान लो सर हमने एक कैपिटल गुड्स खरीदे थे आज से 100 साल पहले, हो नहीं सकता, हम जिंदा ही नहीं थे, लेकिन थ्योरेटिकली केस बना लेते हैं, तो भी, और आज बेच रहे हैं उसको, तो भी ये करना पड़ेगा, बिल्कुल तो भी करना पड़ेगा। लॉ मेकर ने कहीं लिमिट नहीं दी। हाँ तो हाँ, क्वार्टर गिनने कैसे, देखो क्वार्टर गिनने में ऐसे गिने भी जाए 100 साल पहले, है ना? वैसे भी देखो, एक मिनट सुनो, 5% एक क्वार्टर का होता है, 20 इंटू 5% 100% हो जाता है। जैसे ही 20 क्वार्टर होंगे, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर मेरी अब जो मैं बोल रहा हूं ना इस 2 4 5 मिनट में, किसी के अगर बाउंस हो तो नहीं सुनना, मेरी बातें ज्यादा मत सुना करो। हाँ, वो ज्यादा आ जाएगा तो फिर वो भी दिक्कत है। देखो 5% एक क्वार्टर का होता है, जैसे किसी के 20 क्वार्टर हो गए, 100% हो गया। पहली वाली फिगर तो नील हो गई ना, पहली वाली मतलब आईटीसी माइनस 100%, जितना आईटीसी लिया था माइनस 100%, वो तो 0।
भाई दो फिगर में जो ज्यादा है वो पे करना है। एक जितना आईटीसी लिया था -5% पर क्वार्टर, तो अगर 20 क्वार्टर है और आपने आईटीसी लिया था लेट से यहाँ पे 12,000 और 20 क्वार्टर हो चुके होते, तो कितना माइनस करते? हर क्वार्टर का 5% यानी 20 क्वार्टर का 100%, पूरा 12,000, तो पहली फिगर जीरो आती। बट दूसरी फिगर जितने का बिकी आज मशीन 65,000 की अगर बिकी, तो उसका 12% 7,800, दोनों में जो ज्यादा होता वो पे करना है, तो 7,800 पे करना है। तो इसका मतलब ये है यार, अच्छा 20 क्वार्टर का मतलब साल कितने मोटे मोटे? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर 3 महीने का, एक साल में 4 क्वार्टर आजकल चल रहे हैं। 20 क्वार्टर मतलब 5 साल। इन शॉर्ट जैसे ही 5 साल से ज्यादा आप मशीन बेचते हो, 5 साल से ज्यादा, जैसी ऐसी 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 मशीन जिसपे आपने आईटीसी लिया था उसको 5 साल से ज्यादा बेच रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये ना समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप छोड़ देना इसको, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। 5 साल से ज्यादा अगर आप मशीन बेच रहे हो, तो आपकी ये वाली जो फिगर है, कौन सा पेन का कलर यूज कर लूं, ये ग्रीन, हाँ, ये जो फिगर है ये अपने आप जीरो हो जाएगी। 5 साल से 5 साल या उससे ज्यादा अगर आप रख के बेच रहे हो, ये फिगर तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि आईटीसी -100% हो जाएगा। और 100 से ज्यादा कभी नहीं कर देना। ऐसा नहीं कि मान लो आपने कहा कि सर 30 क्वार्टर हो गए, 5% पर क्वार्टर, 150% सर हमने माइनस कर दिया और नेगेटिव फिगर आ गई। नहीं, 100% ज्यादा दुनिया में कभी नहीं होता, ठीक है ना, मैक्सिमम 100%। यानी ये फिगर जैसे ही 5 साल उससे ज्यादा हुआ ये जीरो हो जाएगी, बट ये जीरो थोड़ी ना हो जाएगी जितने की बिकी इंटू ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो अगर मान लो 100 रुपए की मशीन बिकी, 100 इंटू जीएसटी का रेट कितना है 12%, 12 रुपए आपको जमा करना है। आज समझ में आ गई? जितने की भी बिकी, कबाड़ी वाले को भी बेच रहे हो तो जितने की बिकी इंटू जीएसटी का रेट। और सर अगर 5 साल या उससे कम हो रहे हैं, आप समझ पा रहे हो एकदम से 5 साल का इसे कैसे आ गए आप? सर 5% से हम 5 साल में कैसे पहुंच गए? 5 साल से कम हो रहे हैं तो फिर दो फिगर में हम लोग जो हायर है वो निकालते हैं। कोई बात नहीं, आपसे इतना नहीं परेशान करेगा। अगर आपसे पूछेगा तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, ये तो मैंने आपने पूछा तो इसलिए थोड़ा सा समझा दिया कि जब भी आप मशीन बेचेंगे तो दो फिगर में जो हायर है वो आपको जमा करना है। अगर ये बता दो बस इतना, अगर ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपसे पूछता है तो बता लोगे? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछेगा तो बता लोगे आंसर? इसमें भी आपको कॉन्फिडेंटली हाँ नहीं आ पा रहा है? हाँ। या तो आप ही पेपर देख के आओ कि ये पूछो हमसे। अगर एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछेगा तो बता लोगे? हाँ। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा लेकिन फिगर चेंज कर देगा, बता लोगे? अच्छा अगर डेट चेंज कर देगा, बता लोगे ना, कैलकुलेशन ही पार्ट तो करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये प्रोवाइजो क्या लिखा हुआ है आपने इसमें। ये आपने भी पढ़ा कि वैसे तो कैपिटल गुड्स आपने खरीदे हैं, आईटीसी लिया और फिर उसको बेचोगे, तो साहब आपको उस पे जो ऊपर आपने पढ़ा ये जीएसटी पे करना पड़ेगा, दोनों में जो ज्यादा है वो। हाँ जी। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात कही, क्या बोली, ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप रीफैक्ट्री ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइज, जिक्स, फिक्चर्स, सर ये क्या होते हैं अभी समझा रहा हूं। अगर आपने ये खरीदे थे जिसपे आईटीसी बुक किया था और आज बेच रहे हो, तो आप दोनों में जो हायर है वो ना पे करना। दो चीजों में वैसे तो हायर निकालते ना, कितना आईटीसी लिया था माइनस क्वार्टर करते हुए 5% के हिसाब से, वो फिगर या जितने का बिका उस पर जो टैक्स बनता है, क्या आप दोनों में हायर ना पे करना, केवल जो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे टैक्स बना वो पे कर देना। हमने कहा सर नहीं समझ में आया, ये है क्या? देखो ये समझाते हैं, रीफैक्ट्री ब्रिक्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे फैक्ट्रियों में जो फर्नेसेस लगते हैं, और हिंदी में जाए तो भट्टी होती है, आग ही लगाई जाती है, बहुत सी चीजों भट्टी लगा के सामान बनाया जाता है, तो भट्टियों के आसपास ईंटें लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के सेरेमिक के बने हुए और अलग अलग, तो उनकी ना बहुत कम लाइफ होती है क्योंकि वो जल जल के खराब हो जाते हैं, राख बन जाते हैं, फिर दूसरे लगाए जाते हैं भट्टी जलाने के लिए। अब ये भट्टी तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री समझ लो है ना, बहुत सारे उसमें फर्नेसेस यूज होते हैं। तो ये रीफैक्ट्री ब्रिक्स जब खरीदते हैं तो इनकी लाइफ बहुत कम, ये हमने बेचने के लिए नहीं खरीदे, ना ही ये कहीं रॉ मटेरियल में यूज हो रहा है। हम तो मान लीजिए लोहा बनाते हैं, अब लोहा बनाने के लिए लोहा मान लीजिए हम तपाते हैं, तो तपाने के लिए हमें एक फर्नेस जलाने के लिए चाहिए, फायर जलाने के लिए चाहिए, तो हमने उसमें रिफैक्ट्री ब्रिक्स और इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो खरीदते हैं, जीएसटी लग के आता है, आईटीसी बुक करते हैं, बट बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं साहब, फिर हटाना पड़ता है उनको, औने पौने दाम में वो जाते हैं। या मोल्ड्स आप समझ जाएंगे, मोल्ड्स होते हैं किसी चीज को कोई शेप देने के लिए, हिंदी बोले तो सांचे इसको आप बोल सकते हैं, सांचे। सांचे जैसे आपको एग्जांपल ले लें, मान लो डव सोप, डव डव सोप देखा है, उसका शेप कौन सा होता है? ओवल शेप का होता है ना वो। तो वो शेप कैसे होता होगा, वो उसमें सांचे में डाला जाता होगा ओवल शेप में,
वो गरम गरम साबुन उसमें डाला जाता होगा पिघला हुआ, फिर उसको जमाया जाता होगा तो उस शेप का बनता है। तो वो मोल्ड जो यूज होते हैं ना, उनकी एक लाइफ होती है, कुछ टाइम बाद ना वो खराब हो जाते हैं, फिर वो उतना अच्छा शेप ले नहीं पाता, तो वो चेंज करने पड़ते हैं। या डाइज क्या होती हैं? डाइज होती हैं प्रिंट करने के लिए। डव का एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो डव आपने कभी देखा होगा, तो उभरे अक्षरों से उसमें लिखा होता है ना DOVE, तो वो डाई पड़ती है उसके ऊपर, डाई छपाई होती है उसके ऊपर। वो डाई क्या होती है ना, वो फ्लैट हो जाती है एक समय बाद। आपको मैं प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूँ, इतना प्रैक्टिकल ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा। वो फ्लैट हो जाती है, मतलब एक समय बाद वो होता है कि अब डब छपके ही नहीं आ रहा है, तो वो हटानी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। जिक्स फिक्चर क्या होते हैं? आरी वगैरह, आरी होती है ना, आरी मशीन में, मतलब हमारी फैक्ट्री में आरी यूज हो रही है। आरी समझते हैं, जो कारपेंटर यूज करता है, मैनुअल भी हो सकता है आपने इलेक्ट्रॉनिकली आरी लगा रखी हो, लेकिन वो खराब हो जाती है, उसकी ब्लेडिंग खराब हो जाती है, चेंज करनी पड़ती है। सवाल ये आता है, साहब ये तो बड़े फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। तो लॉ मेकर कह रहे नहीं नहीं सर, आप टेंशन ना लो, ये हम मान भी रहे हैं कि आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म कैसे यूज कर सकते थे, तो हम इस पे आपके लिए कंडीशन नहीं डाल रहे कि सर आप दोनों में जो हायर है वो पे करिए। सर आप टेंशन ना लीजिए, आपने ये चीजें हैं, अगर ये चीजें हम फेंक देते हैं फ्री में, लेट्स से हमने फेंक दी, खराब हो गई, हमने फेंक दी, 1 रुपए भी हमने किसी से नहीं लिया, हटा दी, तो कह रहा हमें भी जीएसटी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बेची है तो जितने की बिकी इंटू उस पे जो जीएसटी का रेट है वो दे देना। आईटीसी जो लिया था वो उसमें से हम क्वार्टर वाटर कुछ नहीं माइनस करा रहे, विच एवर इज हायर पे नहीं जा रहे, जितने की बिकी इंटू जीएसटी। हमने सर नहीं बेची, पड़ी हुई है हमारे यहाँ ही पड़ी हुई है, तो कह हम नहीं चाहिए जीएसटी, हमें उस पर नहीं, तुमने आईटीसी लिया था लिए रहो, हमें पता है वो खराब हो जाती है। समझ में आ गई? आपसे कोई मतलब नहीं पूछेगा, आपको तो केवल अगर एग्जाम में पूछता है कि रिफैक्टरी ब्रिक्स वगैरह उन्होंने खरीदे थे कैपिटल गुड्स के तौर पे और आज बेच रहे हैं, तो कितना आईटीसी रिवर्स करना है, तो जितना का बेच रहे हैं इनटू जीएसटी रेट, ऐसे में दोनों में हायर नहीं निकालते। तो रिफैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स। आप किसी को भी बेचे, कह रहे हैं सर ये हम किसको बेचे, रजिस्टर्ड पर्सन को कि अनरजिस्टर्ड, आप किसी को भी बेचे बेटा, आप तो रजिस्टर्ड है ना, आपने आईटीसी बुक किया था, तो आपको बिल काटना है और पेमेंट करना है। आप सामने वाले जिसको भी बेचे उससे कोई लेना देना इसमें नहीं है। ठीक है, और बताइए। हाँ हाँ हाँ। ओके, कह रहे हैं सबसेक्शन 1 जो आपने बताया था, बेसिकली सेक्शन 18 खत्म हो गया है राइट। अब लेकिन एक बार इनका डाउट जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसेक्शन 1 में हमने जो बताया था, कौन से वाले 4 पॉइंट पढ़ाए थे, उसमें कौन से वाला है? सबसे पहला पॉइंट वो जो रजिस्ट्रेशन वाला था, उसमें पूरा मतलब एक बार समझा दूं कि कोई पर्टिकुलर? हमने कुछ आउटवर्ड सप्लाई बताया था, हमें तो याद नहीं हमने क्या बताया, बहुत कुछ बता गए, हमें याद नहीं हमने क्या बताया था। क्या चीज पूछना चाह रही हैं, थोड़ा और डिटेल बताइए। अच्छा, हमने केवल इतना बताया था उस पर कि जैसे आप जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होते हैं, उसके विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है और रजिस्ट्रेशन ले लेना है। और अगर ऐसा होता है तो जब भी आप लाइबल हुए थे उससे जस्ट एक दिन पहले जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा था इनपुट्स का, यहाँ पे कैपिटल गुड्स नहीं थे, मना थे, जो भी स्टॉक पड़ा था इनपुट्स का, चाहे वो सेमी फिनिश के फॉर्म में, चाहे वो फिनिश के फॉर्म में, चाहे वो एज इट इज रॉ मटेरियल के फॉर्म में, आप उसका आईटीसी बुक कर सकते हैं। और ऐसे केस में जो आउटपुट पे भी जीएसटी देना पड़ता है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है आईटीसी का ही, ना कहीं लिखा मिलेगा, लेकिन इनका मतलब ये है कि ऐसे केस में देना कब पड़ता होगा, जैसे ही आप लाइबल हुए, इसके बाद आप जो भी सामान बेचेंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लाइबल हुए, आपको जीएसटी उस पर देना भी पड़ेगा, आउटपुट सप्लाई पे टैक्स इनवॉइस काटनी पड़ेगी, जीएसटी लगेगा, और आईटीसी भी आपको मिल ही गया है जस्ट पहले जो पड़ा हुआ था स्टॉक। दूसरा केस ये पढ़ाया था कि अगर मान लो 30 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लाइबल तो हो गए लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर आपने नहीं कराया, तो इसमें क्या होगा आपके साथ? ऐसे में गवर्नमेंट आपसे जीएसटी जो आउटवर्ड सप्लाई पे, जो माल बेचने पे, वो तो उसी दिन से लेना शुरू कर देगी जिस दिन आप लाइबल हुए थे रजिस्ट्रेशन के। अगर 9 दिसंबर लाइबल हुए थे तो 9 दिसंबर से ही लेना शुरू कर देगी, रिस्पेक्टिव कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया मार्च में। लेकिन आईटीसी देगी जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, रजिस्ट्रेशन जिस दिन को ग्रांट हुआ, उसमें लिखा होता है ना डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके जस्ट एक दिन पहले का जो स्टॉक है उस पर देगी। तो बीच का नुकसान हो गया, बीच में हमें आउटपुट जीएसटी तो देना पड़ रहा है हर माल बेचने पे, लेकिन उसका आईटीसी नहीं मिल पा रहा। तो ये बस समझाने की मैंने कोशिश छोटी सी करी थी, जिसमें पहले पॉइंट में ही या आखिरी में लिखा था कि इट मस्ट बी नोटेड कि इफ द एप्लीकेशन इज नॉट मेड विद इन 30 डेज, तो फिर ऐसे में ही विल बी एबल टू क्लेम आईटीसी, बट नॉट ऑन फ्रॉम द डेट जिस दिन वो लाइबल हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए,
तो फिर कौन सी डेट लिखी थी? टू क्लेम आईटीसी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्लियर? तो आप लोगों ने पैक कर लिया सब? हमने बोला पैक करने के लिए आपसे? हमने कहीं बोला? चलो ठीक है, कर लिया तो कोई बात नहीं। थैंक यू।